बहुत बात कर रहा है यार तुम लोग आज। देखो बच्चों, इसमें क्या ही देखो। अच्छा, डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स का कोई भी सवाल होगा तो कैसे सॉल्व होगा? दो इक्वेशन, कौन कौन सा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा, बस वही काम करना है। यहां देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो। वेंचुरीमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे तुम कितना वॉल्यूम, किस रेट से वॉल्यूम ऑफ जो फ्लूइड है या लिक्विड है किसी पाइप के अंदर से, अरे डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू ए इंटू यू या फिर ए इंटू वी। लास्ट क्लास पढ़े थे क्या? डीवी बाई डी टी एक्सप्रेशन निकाला था ना यार, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम। ठीक है, वही निकालना है कि किसी पाइप के किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे देख रहे हैं तो किस रेट से निकल रहा है। ठीक है क्या? तो उसके लिए हम लोग वेंचुरीमीटर का डिवाइस का यूज करते हैं। जरा देखो इसका फिर से भाई घिसा पिटा कहानी है, देखते जाओ, साथ में ही मिलकर कर लेते हैं, काम करते हैं। मान लो बच्चा फ्लूइड ऐसे करके ऐसे बह रहा है, ठीक है क्या? नहीं बह सकता, स्ट्रीमलाइन मोशन है ना, स्ट्रीमलाइन। तो सीन कुछ ऐसा बन रहा है, देखना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इंटरसेक्ट नहीं करेगा भाई साहब, ध्यान रखना। इसे समझ पा रहे हो क्या? ये बात है। ठीक है, हौच पौच हो जाएगा। भावनाएं तो तुम लोग समझ ही गए होगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है सर, बीच में खोखला नहीं भाई, सभी है। हाँ, अब यहां पे क्या है, जैसे मैंने कहा कि मान लो इधर की तरफ जो पानी बह रहा है, यहाँ पे रफ्तार अगर मान लो आपको दिया हुआ है कि यू वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे इस वाले पॉइंट, अरे ये रहा पाइप ना, अरे एक सेटअप बना रखा है, यहाँ पे पाइप है और इस पाइप में से जिस रफ्तार से मतलब क्या बोलते हैं फ्लूइड पास कर रहा है, वही मान लो वही वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है। या फिर किस रेट से वॉल्यूम यहाँ से पास कर रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे निकालेंगे जरा देखो। मान लेते हैं बच्चा, यहाँ पे जब फ्लूइड पास कर रहा है तो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी है v। ठीक है क्या? इसको ले लेते हैं, इस वाले जगह को पोजीशन 1, और इसका एरिया मान लो दिया हुआ है अपन को, दूसरा कलर ले लेते हैं ना, थोड़ा ठीक रहेगा। इसका एरिया मान लो है a, और इसका छोटा एरिया है, इससे इसको ले लिया मान लो स्मॉल ए, ले सकते हैं ना, कैपिटल ए स्मॉल ए ले लिया। तो ये मान लो पोजीशन 1 मैंने कहा था, इसको मान लो ये रहा अपना पोजीशन नंबर 2। अब आप मुझे बताओ, अगर 1 एंड 2 पे अगर हम लोग सबसे पहले क्या लगा सकते हैं? भाई मुझे ये निकालना है, देखो, डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है ना बच्चा, ए इंटू यू, या फिर क्या लिख सकते हैं, ए इंटू वी लिख सकते हैं ना। तो सारी मेहनत हो रही है इस यू और वी को निकालने के लिए, क्लियर है क्या? ये यू अपन को मान लो गिवन है और हमें निकालना वी है। या हो सकता है किसी सवाल में वी दिया हो, निकालना हो सकता है, या किसी सवाल में दोनों ना दिया हो, यू भी निकालना हो। अच्छा, एक दिया होगा तो फिर दूसरा इक्वेशन लगाएंगे ही क्यों? खत अबे अगर एक एक दे ही दिया होगा तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ही नहीं आ जाएगा। तो मतलब यू और वी दोनों निकालने के लिए जा रहे हैं हम लोग, ठीक है क्या? एक बार यू और वी अगर आ गया तो काम बन जाएगा। तो चलो बोलते जाओ। अरे क्या करें आगे? अरे कैसा मरा मरा, पोजीशन 1 है, पोजीशन 2 है, बोलो। लेट तुम ही लोग करोगे, समझ रहे हो? मैथ्स की क्लास 4 बजे है और अभी समय कितना हो रहा है, 2 बज रहे हैं, और 18 स्लाइड्स खत्म करना है किसी भी तरीके से। तो देखते चलो, बोलो। ए इंटू इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू इक्वेशन नंबर, बढ़िया। दूसरा बोलो भाई, ये किससे बना दिया? हाँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से बना दिया। दूसरा बोलो, हंस क्यों रहे भाई, समझ जाओगे ना इक्वेशन ऑफ। हाँ, दूसरा बोलो कहाँ से? हाँ, ठीक है। दूसरा बर्नौलिस से। क्या लिखा जाए बोलो जरा? अरे वो पोजीशन बोलो ना, प्रेशर एट 1 प्लस रो जी, ठीक है क्या, प्लस क्या, हाफ, अच्छा हाफ, ठीक है, हाफ रो, वहां वहां क्या है, बी है वहां पे, अंधे हो गए हो सब, खत्म एकदम। अरे यू लिखा है ना यार उधर, तो बोलो हाफ
रो यू और कुछ इज इक्वल टू बोलो, शुक्र है, P2 प्लस रो जी। अबे लो ना बे, ग्राउंड ले लो गधो। अरे रेफरेंस पॉइंट ले लो ना यार, इधर ग्राउंड पे वेंचुरीमीटर रखा हुआ है। तो अपन अगर इस पॉइंट पे ऐसे बराबर बराबर पॉइंट पे देख रहे तो सबके दोनों के दोनों सेम हाइट पे ही है ना यार। अरे ग्राउंड से देख रहे हैं बच्चा, कहां से ले रहे हैं, ग्राउंड से, ठीक है, क्या सेम पॉइंट पे लिया है। बोलो यहां भी क्या लिखे, रो जी, देख लो कंफर्म, प्लस हाफ रो। अरे गजब, अब क्या करें, रो जी एच और रो जी एच, अब क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर माइनस है यू स्क्वायर, हाफ रो यू स्क्वायर। बना काम। अब ना थोड़ा सा यहां समझने वाली बात समझो, चक्कर क्या है, एक बात बताओ यार, अगर तुम ये वाला पोजीशन देखो और ये वाला पोजीशन देखो, तो दोनों, अच्छा हमने पढ़ा था ना कि अगर फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं सर, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे देखो तो वहां पे तीन ही एनर्जी मिलेगा। कौन कौन सा, एक पोटेंशियल वाला, एक काइनेटिक वाला और एक प्रेशर वाला, तीनों यही तीन मिलते हैं ना बार बार, नहीं यही तीन मिलते हैं, शुक्र है। तो बताओ पोटेंशियल और पोटेंशियल दोनों जगह सेम है, नहीं सेम है भाई, ग्राउंड से एच, ग्राउंड से एच, तो पोटेंशियल तो दोनों जगह का सेम था, ठीक है क्या। अब दूसरा, अब दो चीजें तो दोनों में बराबर ही है। अब बचा क्या, काइनेटिक, और दूसरा क्या बच रहा है, प्रेशर वाला, और यहां पे भी और क्या बच रहा है। अच्छा यहां बताओ, यहां पे रफ्तार ज्यादा होगा कि यहां पे रफ्तार ज्यादा होगा, अरे एरिया बड़ा करोगे तो वेलोसिटी कम, अगर वेलोसिटी कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। आ रहा है लॉजिक समझ में। तो अब एक बात बताओ, कहाँ पे प्रेशर, प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा कि यहाँ पे ज्यादा होगा, हाँ, टू पे ज्यादा होगा, क्यों, तो काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा है यहाँ पे, बोलो बोलो सोच के बताओ। मेरे प्यारे बच्चों, इधर इधर कॉमन सेंस लगाओ, देखो देखो पोटेंशियल तो दोनों के पास बराबर, इसके पास काइनेटिक एनर्जी कम है, और यहां वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, तो और दूसरा कौन सा बच्चा बच्चा, प्रेशर वाला, और यहां भी कौन सा बच्चा, और हमें पता है कि टोटल यहां का और यहां का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो दोनों पोटेंशियल पोटेंशियल तो बराबर हो गया, पर इस इधर के पास काइनेटिक ज्यादा है, तो प्रेशर वाला कम होगा ना यार, तब तो कॉमन सेंस समझ में आ रहा है। तुम्हारे पास तीन चीजें थी, मेरे पास तीन चीजें थी, तीन में से एक एक दोनों के पास बराबर था, दूसरा तुम्हारे पास अगर ज्यादा है तो मेरे पास भी एक ऐसा चीज होना चाहिए ना, जो जैसे तुम्हारे तुम्हारे पास अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो मेरे पास क्या, अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कम है फिर, तो मेरे पास क्या है, प्रेशर वाला जो एनर्जी होना चाहिए था वो ज्यादा होना चाहिए था, तुम्हारे पास प्रेशर वाला, तब तो दोनों बराबर होंगे। तो कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ का कि यहाँ का, वन का प्रेशर ज्यादा। अब इस पॉइंट पे बच्चा प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए देखो ये फ्लूइड ज्यादा ऊपर तक उठा हुआ दिख रहा है क्या, अरे पानी ज्यादा चढ़ा हुआ है, और इस जगह का प्रेशर कम है इसलिए नीचा है, समझ गए क्या। तो अगर हम, अगर ऐसे मैं कह रहा हूं कि मान लो इन दोनों के हाइट, जो फ्लूइड है या लिक्विड है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस अगर एच दिया हुआ है, तो मान लो अगर ये पॉइंट 1 था और ये पॉइंट 2 था, तो इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, खत्म आदमी हो बे, दो एच का डिफरेंस है तो रोजी एच नहीं होगा यार, बॉम्बिक बाउंसर। प्रेशर डिफरेंस ऐसे ही निकालते ना यार, दो पिन, दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस ऐसे ही निकलता था क्या, दोनों हाइट में जो, तो रो इंटू जी इंटू एच, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस, बातें समझ में आई आप लोगों को। तो अब बताओ मुझे P1 माइनस P2 की जगह क्या लिख सकते हो, रो जी एच, कुछ समझे क्या, ये लॉजिक समझ में आया बच्चों। तीनों एनर्जी सेम होना चाहिए, यही तो प्रूव किया बर्नौलिस में। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे देखोगे तो सर वो तीन एनर्जी, तीनों का सम,
किसी दूसरे पे देखेंगे वहां पे भी तीनों का सम, दोनों बराबर होने चाहिए थे। अब सेम हाइट पे रखा था तो पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन दोनों में सेम था, नहीं था यार, था ना यार दोनों में सेम। अब दूसरा मुझे पता सर एरिया कम क्यों, तो इस वाले जगह पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, समझ गए क्या? तो अब और इधर का यहां वेलोसिटी कम है तो इस तरफ काइनेटिक एनर्जी कम था, तो फिर ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? सर एक और बच गया ना, कौन सा वाला? प्रेशर एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक ज्यादा है इसलिए प्रेशर यहाँ पे क्या होना पड़ेगा? कम। और यहाँ पे काइनेटिक कम तो यहाँ प्रेशर ज्यादा। तो ये वाला देखो तो ये किसी हाइट पर है, और यहां से देखो तो ये वाला, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? तो मैं कहीं भी देखूं, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, तो हमेशा इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस निकालोगे तो कितने का आएगा? रोजी एच, कुछ समझे? अरे ऐसे नहीं देख रहे भाई, हाइट से देख रहे हैं। एक पॉइंट, ठीक है। अब क्या लगता है तुम्हें, सॉल्व हो जाएगा? अब क्या रहेगा इक्वेशन देखो जरा, रो कैंसिल हो जाएगा ना बच्चा, रो रो रो। तो जरा ध्यान से देखो तो ये कल जैसा कुछ आ रहा है क्या? 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वही घिसा पिटा कहानी, कुछ नया तो नहीं पढ़े जो कल पढ़ा था कहाँ पे? टॉर्सिली, चूसली ना समझ लेना, टॉर्सिली। अरे वहां भी तो कल यही किया था, याद आ रहा है क्या? वहां भी ऐसे ही पढ़ा था ना। अब क्या करें बोलो जरा? यहां से निकाल सकते हैं बच्चों? मान लो मुझे क्या निकालना है, अगर v निकालना है तो u इज इक्वल टू यहां से क्या लिखा जा सकता है? a बाई स्मॉल ए बाई A1, या कैपिटल ए कर दो, ठीक है क्या? और इस u को लाके यहां रख दें, बोलो। हाँ जी, देखो तो क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू आया था बच्चा 2gh, और u इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है? स्मॉल ए वी बाई कैपिटल ए, यही लिखा है ना? अब चलो लिख देते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू की जगह क्या लिख दूं? ए स्क्वायर वी स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर, समझ गए क्या? इज इक्वल टू 2gh। इंटरेस्ट किस में है? तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 माइनस ए स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर, ठीक है क्या? इज इक्वल टू 2gh, ठीक। अब अगर हम लोग यहां पर वी स्क्वायर, यहां क्या आ जाएगा बच्चा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है क्या? तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट 2gh, कुछ समझ गए क्या? चलो भाई u का खुद से निकाल के दो और चेप लो। आ गया है ना? बताओ u कितना आ जाएगा? हाँ रख सकते ना बच्चा u की जगह, क्या था देखो, u इज इक्वल टू ए बाई कैपिटल ए, और v की जगह इसको रख दो कैपिटल ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2gh, कुछ समझ गए क्या? तो ध्यान से देखो तो ये a से a कैंसिल हो गया, तो फाइनल रिजल्ट में क्या आ रहा है? स्मॉल a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट 2gh। तो याद बात रखने की जरूरत नहीं, स्कूल के डेरिवेशन में काम आएगा, हमारे किसी काम का नहीं। अरे हमें तो मेन बात पता होनी चाहिए, बाकी कर देंगे जैसा दिया होगा, ठीक है। तो मुझे लेकिन निकालना क्या था? वॉल्यूम फ्लो रेट ना। तो वॉल्यूम फ्लो रेट पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? डीवी बाई, और डीवी बाई डी किसके बराबर होता है? या तो इसको लिख सकते थे यू इंटू वी, लिख सकते हैं क्या? और दूसरा यू इंटू ए, हाँ यू इंटू वी। बहुत बुरा हाल है रे। अरे यू देखो, अरे एक सेकंड, डायग्राम में क्या था? स्मॉल यू कैपिटल ए दिख रहा है क्या? स्मॉल यू कैपिटल, या कैपिटल वी स्मॉल ए, लिख सकते हैं ऐसा? तो जरा बताओ कितना आ जाएगा आंसर? स्मॉल यू की वैल्यू कितनी निकाली है तुमने? स्मॉल ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर रूट 2gh, और देखो ये कैपिटल ए भी था, इंटू कैपिटल ए, समझ गए क्या? स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, ये वाला आएगा, ये रखोगे तो भी तो वही आएगा, ठीक है क्या? बाबा ठीक है ना?
डीवी बाई डी टी ही तो निकालना था, तो ऐसे निकल जाएगा। मुझे दोनों जहां से देख रहे, एक छोटा वाला एरिया दे दो, बड़ा वाला एरिया दे दो, और यहाँ √2g करके निकाल दो। और ये h कौन सा है? जो दोनों लिक्विड के बीच में प्रेशर डिफरेंस था, वो वाला h है ना। जमीन, हाँ, ये वाला h कहाँ कटा था बच्चा? बेटा ये तो यहां से आया ना, ये था ना कैपिटल ए। डीवी बाई डी टी क्या होता है? यू इंटू एरिया होता है ना, वेलोसिटी इंटू एरिया। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यू क्या है हमारे पास? यही आया ना। तो ये एरिया गैप कैसे हो जाएगा? अरे वो तो उधर कटा था ना यार, वी और यू के लिए। क्या हो गया? बोलो बोलो, कहीं दिक्कत है तो। पक्का ना? दुखी क्यों बनी हुई है? ठीक है। विस्कोसिटी, चेप लो जल्दी से, बहुत रफ्तार में हाँ जी, विस्कोसिटी देखो क्या लिखा हुआ है। Viscosity is the property of a fluid due to which the fluid apply a resistive non-conservative force when there is a relative motion between the layer of a fluid। छोड़ो सब क्या लिखा हुआ है। देखो कहना क्या चाहता है ये कि जैसे जो लिक्विड जो फ्लो करता है, जैसे देखो यहाँ पे सबसे नीचे वाला दिखा क्या, एक और लेयर क्या दिख रहा है क्या? लेयर बाय लेयर, लेयर बाय, अरे क्या मस्त एनिमेटेड। अरे पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ऐसे लेयर्स की फॉर्म में। तो होता क्या है बच्चा, जैसे मान लो एक लेयर ये है, और इसी के नीचे, अरे पानी तह के नीचे तह 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 लगा हुआ है, ठीक है, तह, हाँ। तो जैसे लिक्विड की लेयर्स हैं, मान लो जैसे इस लेयर की रफ्तार अगर v है, तो इसके जस्ट ऊपर वाले की जो रफ्तार होती है बच्चा, वो v प्लस dv, इससे थोड़ा ज्यादा होता है, और इसके नीचे वाले का इससे थोड़ा कम। मतलब कहना ये चाहता है कि सर ये अगर आप इस लेयर को देखोगे इसके रिस्पेक्ट में, तो ये इस लेयर के ऊपर आगे भाग रहा, मतलब इसके इसके पास इसके रिस्पेक्ट में कुछ रिलेटिव वेलोसिटी है। तो ये जो नीचे वाला लेयर है, वो चाहेगा कि भाई तू आगे मत भाग, मतलब इसके रिलेटिव मोशन को क्या करना चाहेगा? अपोज करना चाहेगा। तो अगर बच्चा ये वाला लेयर इसके रिलेटिव मोशन को अगर अपोज करना चाहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा, या टेंजेंशियल स्ट्रेस बोल लो, टेंजेंशियल स्ट्रेस बोल लो, या फिर आप फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता था जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, इसको फ्रिक्शनल फोर्स सिखाए थे, जो रिलेटिव मोशन को यही सिखाया था ना। तो भाई साहब ये v प्लस डीवी से भागना चाहते हैं, तो ये लेयर क्या बोलेगा? मत जाओ। तो ये क्या करेगा इसके ऊपर? अरे फ्रिक्शन फोर्स कैसे बोलोगे यार, इस तरफ लगाएगा ना। कुछ समझ गए क्या? ये उसके ऊपर इस तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। अभी मैं ऐसा कह रहा हूं, इसी फोर्स को अपन किस नाम से जानते हैं? विस्कस फोर्स के नाम से। समझ गए क्या? तो इस पे लग रहा बच्चा विस्कस फोर्स इस तरफ, तो एक्शन रिएक्शन के इस वाले लेयर पे किधर लग रहा होगा? यही वाला फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। कुछ समझ गए क्या? तो क्या होता है, एक जैसे जब फ्लूइड फ्लो करता है, ठीक है, तो कैसे आप समझो कि एक लेयर जैसे ये दिख रहा है ना आपको, जैसे अगर ये मान लो अगर मैं इसको v कह देता, तो ऊपर वाले कितने से बह रहा होता? v प्लस, ये वाला v माइनस dv। कुछ समझ गए क्या? लेयर 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 ऐसे करके चल रहा होता। जो सबसे टॉप वाला लेयर होता है, ये सबसे ज्यादा रफ्तार से जा रहा था, और जो ऐसा होता भी है, मतलब अगर समुद्र में अगर मान लो लहरें बहुत तेजी से जा भी रही हैं, ऊपर की तरफ लहरें उठी हुई हैं, नीचे में उतना नहीं रहता है, ऊपर वाला ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता होता है। ध्यान दिए हो गया? क्या चीज? अब अभी जाना ना मान लो समुद्र में नहाने वहाने के लिए, है ना, तो आती नहीं वेव्स ऐसे बन के, बड़ा मजा आता है, तो तुम लोग उसके ऊपर में कूदते हो, तो फिर साइड तक पहुंच गए हो कभी मजे करने? गए ही होगे, सब अमीर लोग बैठे हैं यहाँ पे, है ना। तो जब आए तो कान और नाक ऐसे बंद करके नीचे घुस जाना, देखना तुम्हें कम फोर्स फील होगा, और ऊपर में रहोगे तो ज्यादा फील होगा। तो ऊपर वाले जो लेयर्स रहते हैं उनके पास ज्यादा रफ्तार होता है एज कम्पेयर टू डाउनवर्ड वाले के पास, ठीक है ऐसा। अच्छा हम लोग अपने टॉपिक, ये थोड़ा समझ में आएगा क्या? अब ये जो विस्कस फोर्स रहेगा बच्चा, अच्छा और इसके बारे में क्या लिखा है? ठीक है, अप्लाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स व्हेन देयर इज, हाँ ठीक है, समझ गए क्या? तो एक लेयर दूसरे लेयर के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, इसी अपोजिशन को हम फ्रिक्शनल फोर्स पहले कहते थे, अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? विस्कस फोर्स कह रहे हैं, सिंपल भाषा में।
एक छोटा सा टर्म है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। क्या होता है देखो जरा, ये चेप तो नहीं रहे हो, फोटो ही बना लो, एफ बी कर देना इसको ना, विस्कस फोर्स, दैट इज विस्कस फोर्स। चलो इसके बाद लिखना, इतना बर्दाश्त करना थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, फोर्स ऑफ विस, ये कहां से आ गया, पहले आ जाओ वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड का क्या मतलब होता है, को मुझे समझाएगा, शायद पहले भी आया होगा, ये नहीं आया। अरे गजब, 30 मार्क कहाँ हो गई लड़की। जैसे हम लोग जनरली रेट अगर टाइम के साथ देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का, अरे dx बाई dt, टाइम के साथ वाले में वेलोसिटी बोलते थे, dv बाई dt एक्सेलरेशन। उसी तरह अगर किसी क्वांटिटी को उसके लेंथ के साथ अगर रिलेट करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेडियंट। तो ऊपर हेडिंग क्या लिखा हुआ, वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो दिमाग में इमेज बन गया किसके बारे में चर्चा हो रही है, वेलोसिटी का किसके साथ, टाइम के साथ चेंज, समझ, सॉरी लेंथ के साथ चेंज, डीवी बाई dx, इसी को क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहां पे क्या होता है, जैसे बच्चा मानो आप, ये पहला वाला लेयर है, ठीक है, क्या इसके नीचे बहुत सारे होंगे, अरे अभी फोटो में देखा था ना यार, एक के बाद एक के बाद एक। तो पहला वाला लेयर ऐसे ऐसे करके मान लो बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक। और मैंने ऐसा 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 है कि इसकी जो रफ्तार होती है बच्चा, जो फर्स्ट वाला लेयर है ना, इसकी रफ्तार मैक्सिमम होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा इसी के पास है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे वेलोसिटी कम होते जाएगा। तो मान लो इस फ्लूइड का डेप्थ है कुछ h ऐसा दिया हुआ है, अरे मतलब h तक गहराई है। और जो सबसे नीचे वाला लेयर होगा, इसके पास रफ्तार हम क्या एज्यूम करते हैं, ऑलमोस्ट जीरो, जीरो ही मानते हैं, ठीक है क्या। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को देखो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू, जरा रिलेटिव वेलोसिटी बच्चा इस लेयर और इस लेयर के बीच में बताओ, तो ऊपर वाला v से, नीचे वाला 0 से, तो वी कैन राइट v माइनस 0, कुछ समझ गए क्या। और वेरिएशन किसके साथ देख रहे हैं, इसके साथ देख रहे हैं ना। अरे ये लेंथ कितना है, पहला वाला लेयर कहां पे था, यहाँ पे टॉप पे, ये कहां पर है, तो कितना आ गया, समझ गए क्या, नहीं। तो दिस इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। चेप लो जल्दी से, फिर हम लोग चलते हैं विस्कस फोर्स पे। थोड़ा फास्ट फास्ट लिखना ना, ठीक है। तो कैसे ये याद हो गया ना, अभी आगे यूज करेंगे, तो सिंपली वी कैन राइट dv बाई dx इज इक्वल टू v बाई h, लिख लोगे ना ऐसा। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया, तुम ही लोग से करवाएंगे। देखो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी क्या चक्कर है, जैसे मान लो बच्चा ये लिक्विड की लेयर्स हैं, ऐसे कुछ दे दिया है, समथिंग लाइक दिस। इसकी जो गहराई है, लेट अस टेक ये h हाइट की आपको दे रखी है, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई नाव वाव बना देते हैं कुछ ऐसा, और इस नाव का जो सरफेस एरिया जो लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है, उसको कह रहे हैं हम लोग ए, ठीक। और ठीक है, ये जो फ्लूइड है, अच्छा इसका भी लेना चाहिए क्या, छोड़ दो। देखो, जो विस्कस फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कि जो एरिया इसके साथ कांटेक्ट में रहेगा। अरे नाव का जो सरफेस एरिया, जो भी हमने ऑब्जेक्ट को पानी के ऊपर रख रखा है, उसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज्यादा उसके ऊपर विस्कस फोर्स लगेगा, ठीक है। तो पहला लिखते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। दूसरा होता है बच्चा कि ये जो विस्कस फोर्स है, एफ वी लिख रहा हूं मैं इसको, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, दैट इज dv बाई dx। बताना तो नहीं पड़ेगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट अभी जस्ट पढ़ा। तीसरा, उसकी जरूरत ही क्या है। अच्छा, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा बोलो, प्रोपोर्शनल टू ए डीवी बाई dx, यही बनेगा। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो एक कांस्टेंट लगाते हैं ना, तो यहां पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा आपके पास ईटा, अरे ठीक है, ईटा
ए डीवी बाई, इसको ईटा पढ़ते हैं ना, डीवी बाई डीएक्स। और ये जो आपको ईटा दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। और ये जो कॉफिशिएंट आपको विस्कोसिटी दिखाई दे रहा है, इट्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। मतलब आप कौन सा लिक्विड यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भैया आपका मतलब कितना है उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वाटर के लिए अलग रहेगा, एयर के लिए 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा उसको देख लें तो डेंसिटी होगी। थोड़ी बात है इस पे अपन और कर सकते। बस क्यों रह जाओ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन तुम ही लोग बनाओगे है ना, तो ध्यान से देखो। ठीक है, चेप लो फिर आगे इसको कराते हैं। लिख लिए ना। अब देखो, अब ये फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए ना, F इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। तो इसमें ध्यान रखना, अच्छा इसमें विस्कस फोर्स लगेगा किधर? अरे मान लो ये नाव इधर v वेलोसिटी से जा रहा है तो विस्कस फोर्स किस तरफ लग रहा होगा? नहीं, कहीं और लगेगा। अबे यही लगेगा ना यार। ठीक है ना, मोटर उटर पीछे लगा होगा, उससे आगे बढ़ रहा होगा, तो विस्कस फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा। और ये विस्कस फोर्स की सारी कहानी हमने लिख डाली। अब यहां पे ना देखो, आप अभी तक जब भी हम फिजिक्स की पढ़ाई करते तो वहां पे सारा इंपॉर्टेंट होता था कि सारे यूनिट अपन सीजीएस में चलते थे, सॉरी एसआई में चलते थे। और यहाँ पे आपके मजे लेगा सीजीएस में लिख के। ठीक है क्या? तो जरा इधर आ जाओ, कैलकुलेशन थोड़ा सा देखते हैं। हाँ बोलो ना। आते हैं यहाँ, ये जो आते हैं, थोड़ा रुक जाओ। रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज, अगर मान लो जितने से वो चल रहा है और पानी भी अगर उतने से ही चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा तो कोची का विस्कस फोर्स। खत्म आदमी, बाउंसर। अरे हमने क्या, रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है ना। तो दोनों जितने से पानी चल रहा है उतना ही से बोट चलेगा, तो फिर कोची का विस्कस फोर्स आ जाएगा। पानी रुकल है, बोट चल रहा है, तो बोट आगे बढ़ रहा है, तो विस्कस फोर्स पीछे लग रहा है। आएगा, वो भी आएगा, परेशान ना हो भाई। पानी के अंदर पत्थर उथर सब डाल के फेंकेंगे, टेंशन नहीं लो। यहां तक ठीक है क्या, विस्कस फोर्स? आगे देखो। अरे पहले यूनिट्स, ये यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ाए थे ना हम। एसआई से सीजीएस में जाना, डायमेंशन फॉर्मूला लिखना, यूनिट लिखना। तो जरा मुझे इस ईटा का यूनिट बताओ। वाह 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 वाह। ईटा इज, अच्छा चलो यहीं पे लिख देते हैं। अरे फोर्स का क्या होगा भाई साहब? न्यूटन? नहीं, कुछ और हो जाएगा। अच्छा फोर्स का न्यूटन होता है? अरे गजब। अच्छा, ए क्या है? पक्का? एरिया का क्या लिख दूं? शुक्र है। वी क्या था? अरे गजब, तो यहां क्या लिख दूं? मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है? अरे गजब। अच्छा एक बात बताओ, अरे रुको रे, इसकी यूनिट बताओ, वेलोसिटी ग्रेडियंट की। अच्छा, वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट बताओ। अरे ये वेलोसिटी है ना यार, मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है? मीटर। ये तो कट गया तो क्या आ गया? यही आएगा ना, एस माइनस। और एस माइनस वन किसका होता है डायमेंशन? तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अरे भाई ये अलग चीज है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर, ठीक है ना भावना। मैंने आपसे कहा भी था कि बच्चा जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अरे मैक्सिमम चीजें आ गई ना अब, और जो बच्ची खुची है 12वीं में आ जाएगी। अब आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखने दे रहा है वेलोसिटी ग्रेडियंट का। अब बच्चे पागल हो रखे, क्या कौन सा का सेम सेम डायमेंशन होगा? सर फ्रीक्वेंसी का भी सेम होता है, जो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है वही किसका, वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी है। तो चैप्टर चलते रहेगा, आते रहेगा ये सब चीजें। चलो तो सीधा यहां लिख रहा हूं मैं, देखते जाओ। अच्छा, और फोर्स का क्या होता है यार? मास इनटू, पक्का ना? चलो तो मैं एक काम करता हूं, चलो न्यूटन ही रहने देते हैं। मुझे निकालना था बच्चा ईटा का। तो ईटा इज इक्वल टू, वहां न्यूटन है ना, न्यूटन
नीचे जाएगा तो m-2s। एस ठीक है क्या, देखो तो। अरे यार, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का s-1 हुआ, एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, ईटा अपनी जगह, फोर्स का न्यूटन हो गया। ठीक है। अब तो अब बताओ, अगर मैं, ये न्यूटन किसका है? एसआई का है ना। मीटर किसका है? एसआई का है। और ये सेकंड में तो ऐसा ही होता है। तो जरा सीजीएस में कन्वर्ट करके बताओ कितना हो, क्या होगा? कितना डाइन? 10⁵ डायन। यार कैसी बात कर रहे हो, पढ़े हैं ना यार। और यहाँ क्या है? तो मीटर स्क्वायर से किस में जाना पड़ेगा? तो सेंटीमीटर में जाओगे तो कितना आएगा? 10⁻⁻। यार कैसे बात करो, मीटर स्क्वायर था नीचे, 100 4 हुई, ऊपर गया 10⁻⁻4। और यहाँ तो डाइन, और यहाँ क्या कर दिया? सेंटीमीटर-2s। ठीक है क्या? तो ये अभी किस में कन्वर्ट हो गया? सीजीएस में। तो 10⁵ और 10⁻⁻4 कितना हो जाएगा? 10 होगा क्या? तो 10 डायन सेंटीमीटर-2s। ठीक है क्या बाबा? ठीक है। और इसी को हम लोग कहेंगे, आपको ना देखो, ऐसा ही नहीं यहाँ पे दर्शन होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा, ये वाले चीज को हम कहते हैं पोज। पोज पोज। यार ये बहुत कठिन सवाल पूछ लेते हो तुम लोग। पोज की स्पेलिंग नहीं आता तुम लोगों को, क्या करोगे जिंदगी में? नहीं वही है क्या, ऐसे क्या होता है नॉर्मली? हाँ यहाँ भी वही है। छाप लिए? तो ये कितना हो गया बच्चों? 10 पोज। ठीक है क्या? और इसी को हम कहते हैं, ये इतना छेप सकते हैं। ठीक है। 1 डेका पोज। लिख लिए तो एक सवाल दे में बाबा, ठीक है। चले, शुरू हो जाओ। बच्चा ठीक है, पोज नहीं, पॉइज, सॉरी। पॉइज। कहा? अच्छा। ई भी है ना बाबा? हाँ भाई, ई भी है। हम बस आई खाए थे। ठीक है क्या? और या फिर क्या बोलोगे इसको? 1 डेका पॉइज। ठीक। तो आपको ना ज्यादातर जो चांसेस होंगे कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अच्छा सेंटी पॉइज बोला तो सेंटी में कितना होगा? 100 -2। अरे सेंटीमीटर नहीं पता तुम लोग का यार, कैसा खत्म आदमी है सब। अरे रे, क्या होगा रे। चलो, अब निपटा के दो ये सवाल। बच्चा करो यार, सिंपल सा सवाल है, जल्दी से। बस खत्म ही है विस्कोसिटी, एक दो सवाल कर रहे हैं, उसके बाद स्टोक्स लॉ पे चलेंगे। चल चलो, ये तुम्हें ही बनाना है, मैं नहीं बना रहा। ये तो होमवर्क लेके आगे बढ़ जाऊंगा, हो जाएगा स्लाइड जल्दी खत्म। चलो। सब सबर का बांध टूट गया मेरा। देखो भैया, देखा 10 पॉइज, यहीं पे कृपा रुकी है ना।
तो 10 पॉइज, देखो हमें, आपने इसको ऐसे याद रखो, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि सर सीजीएस वाले में आपने अभी डिफाइन करा था, वहां पे आया था हमारे पास 10 डाइन मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर एस, नहीं एस, ये आया था ना। तो ये 10 डाइन को ही क्या लिखा हमने, 10 पॉइज। अब ठीक है क्या, अरे एक। और इस 10 पॉइज को क्या लिखा हमने, 1 डेका पॉइज। ठीक है, तो 1 डेका पॉइज बराबर अगर 10 पॉइज है, तो हम मुझे कितना दिया हुआ है, तो नहीं कर सकते हैं, कितना पॉइज हो जाएगा, 10 की पावर लिख सकते हैं ना। तो अब चेप दो पकड़ के, क्या लिखे यहां, एक मिनट, देखो इसको पहले कन्वर्ट करो, 72 किलोमीटर कितना हो जाएगा बोलो जरा, 72 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 5/18 से, कितना हो जाएगा, 18 फोर जा, तो कितना आ गया 20 मीटर। ये ठीक है ना, 20 मीटर। तो अब हम क्या चाहते हैं, देखो तो, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस बोट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी से लेकर जाना है ना, कितने से, 20 से ही लेके जाना है। तो हमें पता है कि सर बोट अगर आगे चलेगा तो पीछे क्या लगेगा, लगेगा ना, जो इसको अपोज करेगा। तो जो हमारा मोटर होना चाहिए वो भी कितना फोर्स लगा दे, विस्कस फोर्स के बराबर लगा दे, तो कांस्टेंट से चलते रहेगा, नहीं समझे, पक्का ना। तो विस्कस फोर्स पढ़ी ना अभी, क्या, ईटा ए डीवी बाई डीएक्स। ठीक है बच्चों, तो डीवी बाई डीएक्स कितना आएगा, अरे अगर शिप को चलाना है 10 मीटर पर सेकंड से, तो जो इसके साथ कांटेक्ट में पहला वाला लिक्विड का लेयर, उसके पास भी लगभग लगभग इतनी रफ्तार होगी ना। यार ये भी नहीं समझ में इसके पास बच्चा 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार अगर बोट के पास है, तो जो पहला वाला लिक्विड सरफेस होगा उसके पास भी लगभग अरे बहुत धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। तो यहाँ वाला जो लिक्विड सरफेस सब होगा उसके पास अभी कितनी रफ्तार होगी, 20 मीटर पर सेकेंड होगी। और नीचे वाले पे अपन क्या जूम करते हैं, 0, तो 20 - 0, 20, और हाइट कितना दिया हुआ है, ये भी नहीं आया, 20/10। कहाँ बच्चा, इधर, अच्छा इधर। तो फिर इसको भी एसआई में कर दो। कहाँ पे बच्चा, अच्छा इसका तो S-1 ही होता है ना, तो टेंशन ही खत्म। चलो हो जाएगा, ये करो, ये अच्छा सवाल है, जल्दी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, समझा दो। मास ऑफ अ क्यूब 2 kg, coefficient of viscosity is 10 poise, inclined plane is at 30 डिग्री। बच्चा यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, मेरे ख्याल से तो तुम लोग कर लोगे, बट फिर भी 30 डिग्री। ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। देखो ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ आ रहा है। फाइंड द थिकनेस ऑफ लिक्विड बिटवीन क्यूब एंड, यहाँ पे यार पानी है ना, अरे कुछ भी डला हुआ है, इसकी जो थिकनेस है आपको वो बतानी है कितनी होगी। और आपको इस क्यूब का जो लेंथ है ये आपको 2 मीटर दिया हुआ है। चलो हो जाएगा, नहीं होगा, अरे फिर से क्या बोल रहा है, इसको कैसे दौड़ाना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी दौड़ाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, अच्छा ब्लॉक जब नीचे आएगा तो उसको नीचे कौन लेकर आ रहा होगा, एमजी का, अरे गधो। और ऊपर कौन लग रहा होगा, विस्कस फोर्स लग रहा होगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या बराबर नहीं लिख सकते हैं इसको, अरे mg sin 30 = FV लिख पाओगे। और विस्कस फोर्स क्या होता है, ईटा ए डीवी बाई, समझ गए क्या,
डीवी क्या होता है बच्चा? रिलेटिव वेलोसिटी। तो जो सरफेस अगर 10 से नीचे, अभी कितने से भगाना है उसको? 10 से भगाना है ना, और नीचे वाला जो रहेगा नीचे नीचे उसकी रफ्तार 0। अरे बॉटम में पानी वाला वो 0 हो गया। तो 10/t आता है कि नहीं आता? अरे नहीं आएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या लिखोगे इस कंजन में? अरे भाई थिकनेस इस बार टी लिया है मैंने। रिलेटिव वेलोसिटी और दोनों के बीच का दूरी, वही तो dx लिख रहे थे बच्चा। तो इस केस में dx कितना आएगा? टी नहीं आएगा। वही टी चेप के निकाल दो, खत्म करो, जल्दी करो भैया। देख लो, इसमें कुछ मेहनत नहीं करना है। यहां क्या लगा दोगे? mg sin 30 डिग्री लिख देना। तो सर यही mg sin 30 डिग्री को किसके बराबर होना पड़ेगा? विस्कस फोर्स के बराबर अगर हो जाएगा तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। नहीं लिख सकते हैं? तो mg sin 30 विस्कस फोर्स को क्या लिख देते हैं हम लोग, बोलो? ईटा ए डीवी बाई। तो डीवी कितना है बच्चा? अरे mg, सॉरी कितने से भगा रहे थे? 10 से ना? अरे अगर ब्लॉक 10 से जा रहा है तो ऊपर वाला लेयर भी कितने से चल रहा होगा? 10 से ही चल रहा होगा ना। नीचे वाला किस में होगा? रेस्ट में। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? 10। और ये बेटा यही टी तो निकालना था। अब ज्यादा मेहनत ना करवाओ, पढ़ो 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 पढ़ो। बहुत लिख लिए तुम लोग अब। For a solid completely dipped into a liquid fluid, viscous force act opposite to the relative motion of an object only for a spherical solid. Only for a spherical solid. देखो स्टोक्स लॉ क्या है, स्कूल एग्जाम में भी पूछ देता है कई बारी। देखो इसका चक्कर। हाँ जी, जैसे अगर कहता है कि बच्चा अगर कोई सॉलिड कंपोनेंट है ना, अगर उसको पूरा का पूरा पानी के अंदर डुबो दो, और डुबोने के बाद फिर उसको जब आप चलाने लग पड़ोगे, तो उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? अरे जिधर उसका मोशन उसके ठीक, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट में लगेगा। यही कौन कहता है? स्टोक्स लॉ कहता है। तो अब इसके लिए हमारे सिलेबस में जो डिफाइन किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ स्फीयर के लिए डिफाइन किया गया है, सबके लिए डिफाइन नहीं है। तो हम भी जो पढ़ाई करेंगे सिर्फ स्फीयर का ही पढ़ेंगे, ठीक है क्या? तो स्टोक्स लॉ से जो विस्को मतलब विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा वो आता है 6 पाई, हाँ, ईटा आर इंटू वी। एक्चुअली ये वी रिलेटिव होता है, दिस वन। और ये जो आता है बच्चा, ये जो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है ये एक्सपेरिमेंटली आता है, ठीक है? मतलब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके डाटा से फिर ये रिजल्ट आता है, ठीक है? हम चाहें तो इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं, स्कूल एग्जाम में शायद से पूछ सकता है। पर डेरिवेशन भी अगर करना हो तो मेरे ख्याल से कोई बहुत लंबा चौड़ा चीज नहीं है। क्या कहना चाहता है जरा देखो। कहते हैं कि भाई साहब जो विस्कस फोर्स है वो डिपेंड करेगा आपका इस पे, मान लो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, दूसरा जो स्फीयर होगा उसके रेडियस पे, और तीसरा जो रिलेटिव मतलब जिस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट पारी में जा रहा है उस पे डिपेंड करेगा। तीन चीज। अब कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे फोटो में दिया है क्या इधर? नहीं दिया, ठीक है। देखो क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लो ये रहा यार ऐसे पानी भरा हुआ, और इसके अंदर मान लो एक स्फीयर है जिसका रेडियस है बच्चों आर, और ये मान लो v वेलोसिटी से अंदर जा रहा है, और कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको E दी हुई है। तो इसके ऊपर जब ये आगे बढ़ेगा तो इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगेगा ना। फुली समझ जो इससे पहले पढ़ा था, फिर वो किसका फॉर्मूला था सर? जब सरफेस पे था, इससे पहले जो अभी हम विस्कस फोर्स का फॉर्मूला बच्चा निकाले, ये तब के लिए एप्लीकेबल है जब ऑब्जेक्ट पानी के सरफेस पे दौड़ रहा है, ठीक है क्या? और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये वाला स्टोक्स लॉ, ये हम पढ़ रहे हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली पानी के अंदर डुबो के फिर चलाना शुरू करें। मतलब ये सबमरीन के लिए हो गया, वो शिप के लिए हो गया, ठीक है क्या?
क्लियर है। पर सबमरीन भी कैसा होना चाहिए, गोला वाला होना चाहिए, उसके लिए ये फॉर्मूला डराइव है, सबके लिए नहीं, हमारे सिलेबस में स्फीयर वाला ही पढ़ना है, ठीक है क्या। ये फॉर्मूला याद तो रखना पड़ेगा, बाकी आप चाहो तो इसके डेरिवेशन कर सकते हो कि जो विस्कस फोर्स है वो डिपेंड करेगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड कैसा है। दूसरा क्या है बच्चों, रेडियस, जो स्फीयर लिया है उसका रेडियस छोटा है या बड़ा है ना। और तीसरा है वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से आगे जा रहा है, समझ गए क्या, नहीं, ठीक है। हमें नहीं पता अभी क्या कहानी है, तो मैं इसका ऐसे याद है, यूनिट्स एंड डायमेंशन नामक चिड़ियां पढ़े थे, अरे एबीसी ले लो, चल बे बताओ क्या होगा एक्सप्रेशन। तो मान लो मैंने कह दिया एफ बी इज इक्वल टू, बेटा प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कुछ कांस्टेंट के रख सकते हैं, के बी सी कुछ भी, के ईटा की पावर ए, आर की पावर बी, वी की पावर, तो एफ को क्या लिखेंगे बोलो, एम एल टी माइनस टू। ये सब बातें आती है ना आप लोग को, के से लेना देना नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। और ये क्या है, इसका क्या होगा डायमेंशन, एम एल माइनस टी माइनस वन। अरे भाई क्या होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन ही होगा, कैसे निकाली, यही होगा। कर लिया सॉल्व कि हवा में बोल रहा है, हवा में कहा है बोल रहा है, करके बता। अभी तो तुम लोगों ने ईटा का यूनिट लिखा था, क्या लिखा था, न्यूटन। सही है गलत है ये बताओ ना, बाकी सब छोड़ो तुम लोग, सही है। और v का क्या होगा, एल टी माइनस, अब देखो नहीं आया आंसर तो हमारी कोई गलती नहीं है, हमें तो आंसर पता है, आर का एल और यहाँ बी, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू वन, b की वैल्यू, जब सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू वन, b की वैल्यू भी आएगी वन, और c की वैल्यू भी आएगी वन, वो तुम लोग सॉल्व कर लेना यार। डायमेंशन, डायमेंशन में हमने करा था ये सवाल, ये क्वेश्चन ही किया हुआ था कि फोर्स, विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन ये, फिर ये, तो वहां पे भी ये फॉर्मूला आया था, ठीक है। तो ये जो आपको k दिखाई दे रहा है ना, इसी की वैल्यू होती है 6 पाई। तो एफ बी इज इक्वल टू 6 पाई, क्या, 6 पाई ईटा आर इंटू वी रिलेटिव, वी रिलेटिव। मैंने ऐसा इसलिए लिखा बच्चा, जैसे अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं और सोच के आंसर देना, फॉर्मूला क्या है, 6 पाई ईटा आर इंटू वी, 6 पाई ईटा आर इंटू वी। मैंने आपसे सवाल पूछ दिया कि मान लो बच्चा, हाँ ऐसे ले लेते हैं, जैसे मान लो ये रहा लिक्विड ऐसे, ठीक है, और लिक्विड की रफ्तार दी हुई है, फ्लूइड की रफ्तार v दे रखी है, ठीक। और आपसे कहा कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r, वो इधर की तरफ v रफ्तार से जा रहा है, ठीक है क्या, पानी इधर बह रहा है और जो फ्लूइड है v से इधर जा रहा है। तो बताओ इसके ऊपर विस्कस फोर्स कितना लगेगा, जल्दी बोलो। 6 पाई ईटा आर इंटू वी रिलेटिव, वी नहीं वी। तो अब बताओ इस लिक्विड के रिस्पेक्ट में, वी रिलेटिव मतलब लिक्विड के रिस्पेक्ट में इस स्फीयर के पास कितनी रफ्तार है। तो लिक्विड के रिस्पेक्ट में अगर इस स्फीयर का रफ्तार देखना है तो लिक्विड को रेस्ट में कर दो, और इसको रेस्ट में करोगे तो फ्लूइड का इधर था ना बच्चा, फ्लूइड का रफ्तार, तो वी इधर दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 2v। समझ गए क्या, दिमाग में रहेगा ना। तो क्या फॉर्मूला ये हो जाएगा 6 पाई ईटा आर इंटू 2v, रिलेटिव है ना तो लिख सकते हैं ना। तो वेलोसिटी ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू, अरे लिक्विड जो बह रहा है, ठीक है क्या, पक्का, जल्दी छापो। बस अब खत्म होने वाला है, अब ज्यादा चीजें नहीं। चलो दो और देख लो, ये समझ गया ना, स्टोक्स लॉ आसानी रहा, लिख लिया ना।
चलो ये तो एग्जांपल था। ये देखो, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल इन एयर, ये तुम्हें आता है पहले से? नहीं। ये फिर से, जैसे हवा भी तो फ्लूइड में आता है, नहीं आता है ना, बट जो एयर की डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। अब डेंसिटी कम है तो बाइंड फोर्स भी कम मिलेगा, ऑलमोस्ट ना के। एबी का फॉर्मूला बोलो, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सॉलिड इनटू, जी पढ़ा है ना ऐसा? तो अब आप मुझे बताओ, देखो क्या लिखा है मैंने, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल इन एयर। अब जैसे एयर की डेंसिटी कितनी होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, तो ऐसा तो नहीं होता बच्चा हवा में कोई चीज को अगर ऐसे करके छोड़ते तो बाइंसी फोर्स लगने पड़ता ऊपर की तरफ लेके चल जाएगा? अब ऐसे रखे चल जाएगा ऊपर? क्या नहीं ना, क्यों? डेंसिटी कम है। और पानी के अंदर डालते हो तो बाइंसी फोर्स रहता है, पर हवा में नहीं रहता है, बरोबर है ना? तो अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज हम लोग बहुत बार क्लास में चर्चा कर चुके हैं, बट फिर भी भाई साहब, अगर इस जैसे मान लो मैंने किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अगर बातें करी, तो तुम बोलोगे सर अगर इस ब्लॉक का मास अगर m है तो ये mg से नीचे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा ना यार। लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियली ये कैसा होगा? अरे रेस्ट पे होगा। अरे मान लो ऐसे मैंने पकड़ रखा था, अरे हवा में ऐसे पकड़ रखा है, इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे इसके पास वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा ना। यहाँ पे बच्चा कोई बायोंट फोर्स होगा क्या? अरे नहीं होगा यार, क्यों? सर एयर की जो डेंसिटी होती है, एयर डेंसिटी इज अराउंड 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है क्या? एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, इस वजह से हम ये कंसीडर करते हैं कि सर अगर कोई चीज को हवा में गिरा रहे हो तो उसके ऊपर बाइंड फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर है ना? तो अब बताओ, ये जो mg वाला फोर्स है बच्चा, अच्छा तो अगर t इज इक्वल टू 0 पे मैं आपसे पूछता कि बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो तुम क्या बोलते? अरे mg बोलोगे, और क्या बोलोगे अगर कुछ है ही नहीं तो? t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है 0। अगर वेलोसिटी है 0, तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, तो तुम कहते हैं सर नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी है। ये ठीक है क्या? ठीक है। अब बताओ, जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा बच्चा, वैसे वैसे क्या होगा? और ये नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? इसके पास रफ्तार आएगा। और अभी हमने विस्कस फोर्स का फॉर्मूला जो निकाला है एक स्फेरिकल बॉडी के लिए, क्या निकाला बोलो? तो तुम बोलेगे सर विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी। ए वी वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है, ठीक है क्या? तो बेटा यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 था, इसलिए यहाँ पे विस्कस फोर्स भी 0 था। पर यहाँ पे तो जैसे जैसे ये नीचे, अरे mg लग रहा है ना यार, तो उसको एक्सेलरेशन मिल रहा है ना। अगर एक्सेलरेशन मिल रहा है तो वेलोसिटी भी मिलेगा, और जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे विस्कस फोर्स बढ़ते जाएगा। क्या नीचे आते आते mg बढ़ेगा कभी? कैसे आदमी वजन थोड़ी कैसे बढ़ेगा भाई? फ्री फॉल कोई चीज हो रहा है तो उसका mg बढ़ जाएगा कि उतना ही रहेगा यार? अरे 10 kg का मास को तुम, 10 kg के मास को पहले मंजिल से धक्का लगाओ तो mg तो अभी भी 10 न्यूटन ही लगा रहा है ना यार। 20वीं मंजिल से लगाओगे तो भी 10। हाँ एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो जब टकराएगा तो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि, ठीक है ना? तो अब बताओ कि अब किसी पर्टिकुलर टी टाइम पे अगर मैं बोलता कि बताओ इस ब्लॉक के ऊपर बेटा नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो तुम बोलते सर mg नीचे, और अरे मान लो स्फीयर यहां पहुंच गया, तो इस केस में बच्चा नीचे क्या लग रहा होगा? mg, और ऊपर क्या लग रहा होगा? विस्कस फोर्स, बरोबर है ना? और एक्सेलरेटेड बॉडी है ना बच्चा, तो एक्सेलरेट जब कोई भी चीज, यहां देखो सर, एक्सेलरेशन अगर आपके पास है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से ये जो विस्कस फोर्स है ये भी बढ़ेगा। नीचे आ रहा है, mg लग रहा है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगा। सर जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे विस्कस फोर्स बढ़ेगा। तो क्या तुम्हें लगता है एक सिचुएशन ऐसा भी आ जाएगा कि ऊपर से लगने वाला mg और नीचे से जो विस्कस फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, वो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और जब वो इक्वल हो जाएगा तो फिर क्या होगा? जो उसकी वेलोसिटी, अब पहले पहले वेलोसिटी घटते घट, अरे मतलब जैसे जैसे डी एक्सेलरेट होते तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो विस्कस फोर्स होगा और जो mg होगा दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो फर्दर और रफ्तार नहीं बढ़ेगा ना? अरे दोनों तो सेम हो गया ना यार,
तो जब दोनों सेम हो गया तो अब नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। अब नेट फोर्स 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। क्या वेलोसिटी इससे ज्यादा या इससे कम हो सकती है, अब नहीं हो सकता है। समझ बेटा, जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक कैसे वेलोसिटी, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है सर वेलोसिटी बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा तो विस्कस फोर्स बढ़ते जाएगा, फिर विस्कस फोर्स बढ़ते जाएगा और एमजी को निपटा देगा, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? देखो, कोई ब्लॉक जब नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो उसके पास क्या होगा, एमजी होगा। अब ऊपर मतलब ऐसे लग रहा है एमजी, मतलब फोर्स है और एक्सेलरेशन भी है। अब उस एक्सेलरेशन की वजह से इसकी जो रफ्तार होगी वो बढ़ना शुरू होगी, एक्सेलरेशन की वजह से रफ्तार बढ़ेगी। अब जब रफ्तार बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो जो नीचे से लग रहा था बच्चा विस्कस फोर्स, वो अरे रिलेटिव मोशन को अपोज करना है ना उसको, तो ये नीचे आ रहे तो उसको कहां जान, क्या बोलेगा, नीचे मत तो ऊपर जाओ तुम। ठीक है, तो विस्कस फोर्स धीरे धीरे बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेटेड होके नीचे गिर रहा है ना बच्चा। तो अब जैसे जैसे वेलोसिटी भी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे नीचे से लगने वाला विस्कस फोर्स भी बढ़ते जाएगा। और वो जो नीचे जो ऊपर से mg लग रहा था, mg अभी भी लग रहा है उतना ही, लेकिन विस्कस फोर्स बढ़ते जाएगा, समझ गए क्या। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0। जैसे अगर हम तुमसे कहे कि तुम 10 की रफ्तार, या मान लो मैंने तुम पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है क्या, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाना, तुम्हारी रफ्तार तो लगातार बढ़ते जा रही होगी ना, पक्का ना। उसके बाद मैं आया, मैंने आपको रोकने के लिए मुझे कितना लगाना पड़ेगा, कम से कम 10 लगाना पड़ेगा ना। तो जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो उस सिचुएशन, जैसे ऐसे इसको डील करो आप, देखो मैं इसको लिख देता हूं वरना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, इसको, ये तो मिड में हो जाएगा ना, 1 मिनट, मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, इधर आ जाओ। हाँ जी, आराम से देखो। तो t इज इक्वल टू 0 पर ये बात थी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि जब वो नीचे आ रहा है, ये जो स्फीयर है, तो बच्चा उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होने की वजह से उसकी जो रफ्तार होगी वो बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ने की वजह से जो विस्कस फोर्स होगा वो भी बढ़ेगा। अब ठीक है क्या, और फिर सर एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये जो mg होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, विस्कस फोर्स के। अगर ये mg विस्कस फोर्स के बराबर हो जाएगा तो उस स्फेयर पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा बच्चा वो कितना हो जाएगा, समझ गए क्या। यानी अब उसकी रफ्तार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए क्या। जैसे हमने इससे पहले जो सवाल किया था शिप वाला भी, तो शिप को हम चाहते थे 10 की रफ्तार से दौड़ाना, तो हमने किस बात का ध्यान रखा था कि मोटर जो फोर्स प्रोड्यूस करे वो किसके बराबर प्रोड्यूस कर दे, विस्कस फोर्स के बराबर प्रोड्यूस कर दे, तो कौन सी रफ्तार से चलते रहेगा, समझ गए क्या। तो अब बताओ इस केस में क्या मैं अब ऐसा लिख सकता हूं कि अगर सर नेट फोर्स को आप 0 बोल रहे हो उस स्फेयर पे लगने वाला, तो उस सिचुएशन में ये जो mg नीचे लग रहा है और जो विस्कस फोर्स विच इज 6 पाई ईटा r इंटू v, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, नहीं होएगा बराबर, होगा ना। और इस केस में ये जो वेलोसिटी होगी बच्चा, क्या ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, अबे जितना बढ़ना था बढ़ गया ना यार। अब तो विस्कस फोर्स किसके बराबर हो गया, अच्छा तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो नेट फोर्स 0 हो गया तो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। भाई वो फर्दर एक्सेलरेट नहीं करेगा, इसका ये ऐसा तो धारणा नहीं बन गया सर, जब फोर्स से 0 हो गया तो फिर कोची का चल रहा है। ऐसा, ये तो पहले भी चर्चा हो रखा है ना हमारा, नहीं किया है क्या ऐसी बातें हमने पहले भी, ठीक है क्या। तो अब बताओ ये वाली जो वेलोसिटी होगी बच्चा कैसा होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी जो स्फीयर गेन कर सकता है। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी को ही किस नाम से जाना जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी से, ठीक है क्या। तो टर्मिनल वेलोसिटी कितना आ गया, तो वी मैक्स इज इक्वल टू एम जी अपॉन 6 पाई ईटा आर। देखो याद वाद नहीं रहेगा ये तुम लोग को, कभी जरूरत पड़ा टर्मिनल वेलोसिटी की तो दिमाग में बस क्या रखना, अरे जितना रफ्तार वो मैक्सिमम अचीव कर सकता था अचीव कर लिया उसने, ठीक है। आगे बढ़े, चेप लिए, अच्छा एक और लिख देते उसके बाद चेपना, बोलो जल्दी से। इस बार क्या ले लिया बच्चा,
जल्दी जल्दी बोलो, वही नया नहीं पढ़ेंगे इस बार। क्या ले लिया? लिक्विड में इस बार कहानी चल रहा है ना। मान लो मैंने कह दिया आपसे ऐसा, आप ही बताओ। मान लो इसकी डेंसिटी है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी है सिग्मा, और पानी की डेंसिटी है मान लो रो। ऐसा ले सकते हैं क्या? अगर मैंने कह दिया कि सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, इसका मतलब क्या होएगा? अरे नीचे जाएगा, और क्या होएगा? अरे भाई कल पढ़े थे फ्लोटेशन, हमने कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी लिक्विड से तो फ्लोट करेगा, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी लिक्विड से तो नीचे जाएगा। देखो सवाल दोनों पे बनाया जा सकता है। कम वाला भी देख के आपसे बोलता है कि नीचे ले जाके छोड़ रहे हैं। हमने ऐसे सवाल पीछे भी आया था शायद, है ना, बट वहां पे हमने ये कंसीडर कर रखा था कि फ्लूइड इज नॉन विस्कस। तो जब नॉन विस्कस था तो हमने ऊपर लगाया था बायोन्सी और नीचे लगाया था एमजी, और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। लेकिन इस बार क्या पढ़ रहे हैं सर? विस्कोसिटी ही पढ़ रहे हो, है ना। और जो सवाल बनेगा स्फीयर पे ही बनेगा, क्योंकि स्फीयर के लिए ही जो फॉर्मूला है 6 पाई ईटा r/v, वो स्फीयर के लिए वैलिड है। ठीक है क्या? तो कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हम। अब एक बात बताओ, पर मैंने सिचुएशन कैसा ले रखा, ऐसा क्या रिवर्स सिचुएशन हो सकता है? सर हो सकता है, क्या ही फर्क पड़ रहा है? हमें तो पता है कि विस्कस फोर्स किधर लगता है सर, जिधर जा रहा होगा उसके ठीक अपोजिट में चेप दो, वही होगा विस्कस फोर्स। ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, फिर से बच्चा वही कहानी, अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली अभी नीचे जाएगा, तो नीचे इसको कौन लेकर जाएगा बताओ? एम जी। ठीक है क्या? अगर हम शुरुआत में बात करें कि बच्चा टी इज इक्वल टू जीरो पे कैसी बातें चलेंगी, तो तुम बोलोगे सर टी इज इक्वल टू जीरो पे नीचे क्या लग रहा है? एम जी लग रहा है। पर इस बार जो मीडियम है बच्चा, इसकी डेंसिटी ठीक ठाक है ना, फ्लूइड है ना, तो इस बार बायोंसी फोर्स आ जाएगा नया में। कुछ समझे क्या? कुछ वहां बायोंसी फोर्स मिसिंग था, क्यों? सर एयर था इसीलिए मिसिंग था। और इस बार क्या ले लिया आपने? लिक्विड ले लिया, तो लिक्विड में तो बायोंसी फोर्स तो रहेगा ना। तो ऊपर तुमने क्या बोला सर, ऊपर क्या लग रहा है? बायोंसी फोर्स। समझ गए क्या? तो अभी वाले कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछता टी इज इक्वल टू जीरो पे बच्चा नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो तुम बोलते सर नीचे लग रहा है mg, माइनस ऊपर लग रहा है बाइंड फोर्स। बताओ कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन अब क्या होगा बताओ? सर ये जैसे जैसे नीचे जाएगा, अरे नेट फोर्स अभी मान लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, क्यों सर? क्योंकि ये सॉलिड का डेंसिटी हमने ज्यादा माना है, तो ऑब्वियसली अभी ये नीचे की तरफ जाएगा। अब नीचे जाएगा मतलब एक्सेलरेट, अरे नेट फोर्स अभी बेटा कुछ है ना, नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ है। तो नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ तो अभी इसका नेट मूवमेंट किधर की तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा। तो अगर नीचे की तरफ होगा तो ये वेलोसिटी अचीव करेगा ना। तो जब वेलोसिटी का रोल प्ले हो जाएगा तो अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो मान लो किसी टी टाइम पे जब तुम देखोगे तो तुम कहोगे सर नीचे की तरफ लग रहा है mg, पक्का। और बाइंसी फोर्स किधर लगेगा? अच्छा, बाइंसी फोर्स किधर लगेगा? और साथ ही साथ अब कौन आ जाएगा? विस्कस फोर्स। समझ गए क्या? पक्का ना। अब ये जो विस्कस फोर्स है बच्चा, वो अब डोमिनेट करेगा ना, ऊपर के इफेक्ट को बढ़ाएगा ना, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे हवा में हुआ था। तो अब एक मतलब अब हमारे पास ऐसा सिचुएशन, ये कब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा? जब तक कि अब नेट फोर्स कितना ना हो जाए, जीरो। कुछ समझ गए क्या? नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो इसको जितना मैक्सिमम रफ्तार अचीव करना था पानी के अंदर वो कर चुका होगा उस, और जो मैक्सिमम रफ्तार वो अचीव करता है विच इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। टफ तो नहीं है ना। तो इक्विलिब्रियम में पकड़ के चेप सकते हैं ना। तो नीचे लगने वाला बेटा बोलो जल्दी से कौन है? सर mg है। और ऊपर लगने वाला कौन है? बराबर लिखो ना, इक्वल टू एफ बी प्लस एफ बी। बताओ बहुत टफ हो गया, कुछ है ही नहीं तो मेहनत कही। अब तुम्हें अगर लिखना नहीं आता है बाइंड फोर्स तो हमारी गलती, और तुम्हें अगर लिखना नहीं आता है विस्कस फोर्स तो तुम्हारी गलती। तो बोलो बच्चा, बाइंसी फोर्स हमें आता है क्या लिखना? बाइंसी फोर्स में क्या होता था? लिक्विड डेंसिटी ऑफ, लिक्विड का डेंसिटी कितना लिया है, इनटू क्या होता था बच्चा? वॉल्यूम ऑफ, याद आ रहा है क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी, याद आ गया। प्लस विस्कस फोर्स क्या बताया मैंने? 6 पाई ईटा r इंटू, ये क्या वी मैक्स होगा ना ये वाला? क्या यहां पे? अच्छा यहां तो है ही नहीं। समझ गए क्या? कर लो शिफ्टिंग शिफ्टिंग, हो जाएगा ना भाई, आसान है, ज्यादा माथा पेची नहीं है मेरे ख्याल से। समझ गए वो कहानी। बट ये स्फीयर के लिए रहेगा। ठीक है क्या? स्फीयर के लिए रहेगा। हम चाहे तो इसको सिंप्लीफाई इम्प्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अरे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को लिख सकते हैं स्फीयर के केस में 4/3
पाई आर क्यूब। अरे ऐसे टर्म नहीं लिख सकते यार। और ये क्या था, आर वाला टर्म में दिया हुआ है, रेडियस यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब, थोड़ा इधर उधर करके, मतलब कुल मिला के मुझे वी मैक्स चाहिए। अब जैसे टर्म में निकालो, इस मास को भी लिख सकते थे, मास किसका है ना, तो मास को लिख सकते थे ना बस ऐसे करके टर्म में। देख लेना कैसा एक्सप्रेशन दिया हुआ अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो। सर मास को लिख सकते हो सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अरे मान लो जो रेडियस दिया हुआ है बच्चे, कुछ समझ पा रहे हो तुम लोग, यहाँ पे भी आ जाता सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब, दिख रहा है क्या। और यहाँ पे भी कई बार रेडियस वूडियस पूछ देता तो रेडियस कॉमन निकाल के निकाल देते, जो पूछेगा उस हिसाब से डील कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी, लास्ट, क्रिटिकल वेलोसिटी या रेनॉल्ड नंबर, ये क्या होता है, पढ़ो जरा। द मैक्सिमम वेलोसिटी एट विच मोशन ऑफ अ फ्लूइड इज स्टेडी इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। देखो बच्चा, मतलब हम कहते हैं कि अगर वो जो लिक्विड लेयर से या जो फ्लूइड है, अगर अरे नल खोलते बहुत तेज बहने जब तक धीरे धीरे एक एक रफ्तार तक ही ऐसे भर रहा होता है ना, मतलब बह रहा होता है बढ़िया स्मूथ सा दिखाई देता है, फिर नल को जब तेज कर देते हो तो टर्बुलेंट हो जाता है। तो जब थोड़ा खोला तो ऐसे पतला सा ऐसे दिखाई दे रहा है, फिर थोड़ा मोटा होता है, और ज्यादा कर दो तो फिर फट सा जाता है ना। तो अब जब थोड़ा क्या होता है, रफ्तार कुछ कम होगी, थोड़ा बढ़ा, थोड़ा बढ़ा, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके बाद वो फ्लो स्ट्रीमलाइन या स्टेडी ना रहे, उसी को हम क्या कहते हैं, टर्बुलेंट। समझ गए क्या। और सॉरी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी जहां तक टर्बुलेंट अचीव ना हो, टर्बुलेंट समझ रहे हो ना, और एक दूसरे को क्रॉस करने लग पड़ेंगे, तो फिर हम तो वही मैक्सिमम वेलोसिटी जब तक वो स्ट्रीमलाइन मोशन में ही चलते रहे, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है क्या। Flow of liquid is streamlined or turbulent depends on a density of a fluid, diameter of a pipe and coefficient of viscosity। इसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या बच्चा, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो जैसे अरे इस पे भी डिपेंड करेगा ना, जैसे मान लो एक पाइप है और इस पाइप में बच्चा अगर पानी ऐसे बह रहा है ना, तो इसका, हाँ जी, इस पाइप का जो डायामीटर है इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है क्या। ये तो हम जनरल लाइफ में कई बार देखते भी होते हैं ना। तो ये थोड़ा सा, अब चाहो तो इसको याद कर सकते हो, ना चाहो तो नहीं भी याद कर सकते हो। ये जो एन है ना आपको दिखाई दे रहा है, ये एन, इस एन को बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर। यहाँ डाटा कुछ लिखा हुआ है क्या, अच्छा नहीं, मैं वैसे ही लिख देता हूं। अगर इस एन की वैल्यू, ये रो पहचान लोगे, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, वेलोसिटी जिससे पानी इसमें से बह रहा है, डी, डायामीटर, और ये हो गया आपका ईटा है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नहीं हाइट नहीं है बच्चा, ईटा, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इन सब को रखने पे अगर आंसर आपका लेस देन 2000, ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार टकरा जाएगा है ना। अगर इस एन की वैल्यू अगर, देखो अब बोलोगे सर है क्या रेनॉल्ड नंबर, है ना, तो रेनॉल्ड नंबर देखो डेरिवेशन नहीं है हमारे पास, वैसे हम चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। करने का कोई अस्त्र बता पाओगे जबरदस्ती वाला, डायमेंशन फार्मूला रे। चलो देखो इधर, क्या डायमेंशन, कुछ लोग तो पढ़े होंगे ना डायमेंशनल, हाँ, हम उस पे नहीं जा रहे हैं। हम चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे ABC करके, करोगे तो ABC आ जाएगा ऐसा। ये जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर बच्चा 2000 से अगर कम आ गई तो कह देना स्ट्रीमलाइन है, ठीक है। और अगर इस n की वैल्यू ग्रेटर देन 3000 आ गई तो कह देना टर्बुलेंट फ्लो है। बीच का ना पूछना, क्योंकि बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब वो ना तो प्रॉपर स्ट्रीमलाइन दिखाई देता ना तो प्रॉपर, ठीक है क्या। पर अगर 2000 से, सॉरी 2000 इक्वल टू है ना 2000 या 2000 से कम रहेगा रेनॉल्ड नंबर तो आप बोल देना स्ट्रीमलाइन है। अगर 3000 से ज्यादा रहेगा तो टर्बुलेंट। बीच वाला नहीं पूछेगा कि कौन सा है वो बीच वाले का तात्पर्य यही रहता है कि उसमें कुछ थोड़ा स्ट्रीमलाइन, अरे आधा स्ट्रीमलाइन दिखेगा, कहीं स्ट्रीमलाइन दिखेगा, कहीं पे टर्बुलेंट दिखाई देगा। अरे बीच वाला फेज है यार, नल आज खोलना, तो देखना हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर बीच में देखना यार यहाँ तो ठीक दिख रहा है, यहाँ गड़बड़ा जा रहा है, तो समझ लेना यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर 2000 से 3000 के बीच में, समझ गए क्या। और फिर पूरा नल खोल लेना, तो फिर बोल देना भैया 3000 से ऊपर हो गया रेनॉल्ड नंबर तो वो टर्बुलेंट हो गया, ठीक है क्या।
सरफेस टेंशन, ठीक है। हाँ हाँ लिखना है, देखो। सरफेस टेंशन। हाँ जी बच्चा। पानी पानी पे झिल्लियां होती हैं। अबे पानी वानी पे मच्छर उच्छर को बैठे देखे हो ना। अच्छा वो सब छोड़ो। अगर हम तुम्हें यहाँ पे एक नेट बांध, नेट समझते हो क्या? जाल नहीं, जाला तो वो हो गया। नेट नेट नेट, जाली, हाँ जाली। और जाली पे तुम्हें बोले मस्त कूदो तो क्या फील आएगा? हाँ जंपिंग जंपिंग हो सकता है ना। अबे अबे यही तो देखो ना, ये भी थोड़ा है तो दिख रहा है क्या? ऐसे टाइप। अरे टूटा ना जाए। हाँ हाँ। तो पानी भी वैसी होता है, जाली है पानी। पानी जाली है। पानी जाली है, अरे ऐसा कुछ नहीं है रे भाई साहब, देखो जरा। वो डिपेंड करता है कौन झूल। अब बताओ, जिसपे हम झूलते हैं उसपे मच्छर झूल सकता है क्या? वाह वाह वाह। अबे जिसपे हम झूल सकते उसपे मच्छर नहीं झूल सकता है, और जिसपे मच्छर झूल सकता है उसपे हम नहीं झूल सकते हैं। समझ गए? क्यों? अरे वो नेट वाला कुर्सी होता है ना भाई, उसे मस्त ऐसे ऐसे करते रहो। पर मच्छर बेचारा बैठ के कर नहीं सकता उस पे। ठीक है ना? चलो, देखो यहाँ कुछ अंग्रेजी में लिखा है। सरफेस छोड़ो ना, उसको क्या ही पढ़ोगे। देखो तात्पर्य क्या है, फट से निपटाते हैं। अरे अगर मान लो ऐसे जाली होता, और फिर तुम खेल रहे होते ऐसे कुछ, तो जैसे ही तुम इस पे कूदोगे तो क्या होगा, बोलो गधो? अरे ये जाली ऐसे दबेगा ना थोड़ा सा, और दबेगा तो फिर क्या होगा? अरे वापस अपनी जगह जाता है ना यार। ये आता है क्या तुम्हें समझ में? मान लो यहाँ से कुछ टेंशन टी लगा, इधर से भी टी लगा, ये थीटा थीटा, तो ये टू टी कॉस थीटा से वापस तुमको लेके जाएगा। तो ये हमारा जाली है। उसी तरह जैसे लिक्विड का सरफेस होता है, तो लिक्विड के सरफेस पे तुम बैठ सकता है ना। वे मच्छर है भैया। तो जैसे तो लिक्विड, देखो मजाक मजाक में सीख लो, उसमें मेहनत वेहनत नहीं करना है, ठीक है। हाँ, कहाँ थे हम? मच्छर। तो पानी पे मच्छर बैठा हुआ हमने देखा है, और वैसे भी तुम चाहो तो अगर एक पतला सा सीख, सीख समझते हो क्या? अच्छा डंडी, या पिन ले लो बे, पिन पिन। तो पिन को जब अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल करके ऐसे पानिया में डालोगे ना, ऐसे करके पानी में, तो वो उसका आगे का नोक अगर बहुत पतला रहता है, तो जैसे बलून फोड़ते हैं ना भाई, से करके पटाख से फूटता है, वैसे ही वो पानी के अंदर से चला जाएगा फट से, क्योंकि उसका जो आगे का एरिया है वो बहुत कम है, तो प्रेशर बढ़िया अच्छा खासा मिल जाएगा। तो जैसे जैसे बलून फोड़ते टाइम होता है या तुम्हारे खोपते टाइम होता है, वैसे ही तुम समझो जो सुई रहता है वो पानी को ऐसे खोप के अंदर चला जाएगा। लेकिन उसी सुई को अगर ऐसे टेढ़ा करके आराम से रख दोगे तो थोड़ी देर के लिए टिकने की उसकी संभावना बढ़ जाती। ठीक है। तो ऐसा होता है कि जैसे हमने कहा कि जो नेट नेट जैसा होता है, वैसे ही पानी का जो अपर सरफेस रहता है, अपर सरफेस, वो भी हमेशा एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह ही काम करता है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। एक्चुअली क्या है ना कि लिक्विड की प्रॉपर्टी की वो चाहता है कि अपना सरफेस एरिया को हमेशा मिनिमम रखे, मैक्सिमम नहीं। क्या चाहता है? ओस की बूंदे होती हैं, बारिश की बूंदे होती हैं। ऐसा थोड़े कि भगवान जी गोला बना बना के फेंक रहे हैं इसे करके, है ना? वहां से तो बच्चा ठीक ही गिरता होता है। लेकिन लिक्विड क्या चाहता है कि उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो। रोटी खाए हो? नहीं। उसका लोइया पहले गोल बनाया जाता है, और जब बेल देते हो तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो किसी भी चीज का तुम चाहते हो सरफेस एरिया मिनिमम हो, तो उसको कैसा शेप पकड़ना चाहिए? स्फेरिकल पकड़ना चाहिए ना। और स्फेरिकल कैसे पकड़ रहा होगा? अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल सबको पकड़ के खींच रहा होगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। समझ गए क्या? रोबोट मूवी देखे हो ना, रजनीकांत, चिट्ठी। ठीक है क्या? तो फ्लूइड क्या चाहता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या चाहता है, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है, उसी के चक्कर में गोला बन जाता है। समझ गए क्या? ठीक है। तो ये कहां से आ रहा होता है ये प्रॉपर्टी? तो वो उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, केमिस्ट्री क्यों, ठीक है यही बोलना ही पड़ेगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही अट्रैक्शन से वो ऐसे करके सबको सुकड़ा लेता है। समझ गए क्या? तो ऐसे गोला गोला सा बन जाता होता है। क्लियर है? तो तुम इसको ऐसे समझो, ये कुछ समझे क्या? ऐसे ही रहता है। तो जैसे मैं तुम्हें हाँ, जैसे बच्चा
मान लो इसी का मैं तुम्हें टॉप व्यू दिखाऊं, मान लो, अरे ऊपर से कैमरा से फोटो खींच कैसे लगा दी, तो यहाँ पे ऐसे करके लिक्विड्स होंगी, अरे पूरा पानी से भरा हुआ है। तो मान लो अगर मैं तुमसे कहूं कि यहाँ पे बच्चा इमेजिन कर लो कोई इमेजिनरी लाइन है, नहीं, मान लो एक इमेजिनरी लाइन जिसपे मच्छर बैठने वाला है, तो इस इमेजिनरी लाइन में तुम देखोगे तो बच्चा इस तरफ कौन होगा, अरे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, और कौन होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है क्या, और इधर भी देखोगे तो कौन होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या चाह रहा होगा, ये जो तुम्हें लाइन दिखाई दे रहा है ना, लेट अस टेक ये एल लेंथ का है, ठीक है, ये क्या चाह रहा होगा कि ये इस पे ना ऐसे करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा हो, कुछ समझ रहे हो क्या, ऐसे 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 करके इस लाइन को ये भी खींच रहा है, और इधर वाले मॉलिक्यूल्स भी इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, कुछ समझे क्या, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। अब दोनों पकड़, और ऐसा यहीं पे नहीं चलता है, अगर तुम इस सरफेस पे जाओगे, इस वाले सरफेस पे जाओगे, तो यहाँ सरफेस पे भी ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं इस सरफेस को हमेशा क्या करना चाहते हैं, ऐसे करके खींचना चाहते हैं, ऐसे, ठीक है। इसी फोर्स को हम कहते हैं सरफेस टेंशन, ठीक। क्या होता है सर सरफेस टेंशन, तो हम इसको डिफाइन करते हैं इस फोर्स को कि ये जो फोर्स रहेगा बच्चा वो प्रोपोर्शनल टू होगा लेंथ के। जैसे मान लो ये एल लेंथ का हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाया था, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स, ये कहाँ से आ रहा है फोर्स, अरे वही मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, केमिस्ट्री वाला फॉर्मूला मत लगा देना, दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के भी इतना पुट, भाई रहता है अट्रैक्शन ना, फिजिक्स में यही चलता है। ये एल लेंथ पे, अरे जैसे इधर लाइन से मॉलिक्यूल है, इधर लाइन से मॉलिक्यूल है, तो इधर से देखोगे तो ये बोलेगा हम ऐसे खींच रहे हैं, इधर वाला क्या बोलेगा, और जो बाहर होगा फ्रेम को उसको क्या दिखेगा, दोनों चिपके पड़े कहाँ हैं, दोनों एक दूसरे को खींच रहे, कुछ समझ गया क्या, क्लियर है। तो दोनों एक दूसरे को खींच रहे मतलब ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, टूट नहीं रहा है सर, नहीं भैया टूट नहीं रहा है, यही नेचर की वजह से ही ऐसे टिके हुए हैं, समझ गए क्या। तो सब चीज अपने एक दूसरे को खींचते 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 जितना मिनिमम सरफेस एरिया, अरे पूरा घुमा है ना, पूरा मिनिमम सरफेस एरिया लेके स्फेरिकल बना लेता है, क्लियर है। तो एक टुच्चा सा फॉर्मूला, तो ये फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या लिख दिया हम लोगों ने, एल, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटेगा तो क्या आएगा बच्चा, एक कांस्टेंट आएगा, उसको लिख रहे हैं हम लोग एस, ठीक है, सरफेस एस, सरफेस टेंशन, एफ इज इक्वल टू एस इंटू एल। टफ है क्या, रट से तुम लोग, एस एल एस एल एस एल एस एल एस एल, ठीक है। अब पढ़ते जरा, सरफेस ऑफ अ फ्लूइड वांट्स टू हैव अ मिनिमम सरफेस एरिया एंड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, दिस फिनोमेनन ऑफ द सरफेस इज नोन एज सरफेस टेंशन। इसी फिनोमेनन को अपन किस नाम से जानते हैं, सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, एस एल एस एल एस एल एस एल, जैसी सरफेस टेंशन आया बोलो एस एल एस एल एस एल एस एल, खत्म, ठीक है क्या। और ये कहाँ पे लग रहा है, अरे यहाँ पे जैसे मैंने अब जैसे मान लो अगर ये होता, मैं कहता ये एक कोई एल लेंथ है, ऐसे ही बताओ एल लेंथ है, और हम कहते हैं यहाँ पे पानी है, तो ये पानी इस वाले सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा होता, एस, और जो लेंथ है एल कर दो, समझ गए क्या, ऐसे ही होता, अभी तुम्हें फील भी आ जाएगा। अच्छा ये तो पढ़ा दिया, क्या, एफ इज इक्वल टू, लिख लोगे, शाबाश। हाँ ये क्वेश्चन देखो, फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू, देखो हमारी शादी करेंगे यहीं पे, यही निकाल के ले जाना है, बताओ भाई कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, है बच्चा, बस उतने से ही काम चल जाएगा, खत्म हो रहे तुम लोग। अबे गधो ये रिंग है ना पानी में है ये, अरे यही वाला टॉप व्यू बना रखा है, तो भैया इसका वजन नामक भी तो चिड़िया हुई, अरे भाई कौन होगा, नीचे क्या लग रहा होगा, एक mg, और ये अच्छा, और इसका लेंथ कितना होगा, टू पाई सरकमफेरेंस, रे टू ये भी नहीं आता है, टू पाई आर होगा ना, तो नीचे, नीचे कौन सा लग रहा है, अरे लिक्विड जाने नहीं देगा, इसे निकालोगे, तो नीचे एक और कौन होगा, और मुझे शादी करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ से, और ये एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, बोलो, अरे सर एम जी प्लस एफ एस, कौन सा, सरफेस टेंशन वाला, क्या लिख दूं बोलो, एस इंटू टू पाई, अच्छा रेडियस नहीं दिया है क्या, अच्छा रेडियस, अच्छा इसका आर वन दिया है, चलो ये आर वन है और ये आर टू है, तो अब कर पाओगे, एम जी वाले में भी ध्यान देना, डेंसिटी वेंसिटी अगर दिया रहेगा तो,
मैंने इनकम्प्लीट लिख रखा है। इतना समझ में है एक्सटर्नल इसके एमजी और सरफेस के। हाँ पढ़ो। फाइंड एम सच दैट सिस्टम विल रिमेन्स इन, ये वो है बुलबुला बनाया हो कभी? अबे ऐसे ही चेक करके नहीं करते, गोला गोला बनता है, नहीं देखा है तुम लोग? सबने खेला होगा यार। तो ये थोड़ा बड़ा वाला है ना, तो हमने बड़ा सा टब्बा लिया, उसमें सर्फ उर्फ डाला थोड़ा, नहीं शैम्पू में ज्यादा अच्छा बनता है, शैम्पू लिया ऐसे गोल दिया और ऐसे ऐसे किया, तो इस टाइप से फिल्म नहीं दिखाई देता ऐसे करके? या उसको फूकने वाले में बेटा फिल्म ही दिखाई देता, उसी को तुम जब फूक रहे हो तो गोला बन बन के निकलता है। समझ गए क्या? फिल्म, फिल्म से वजन टांग रहे ऐसे कैसे फूट जाएगा हिसाब से? अब यार फिल्म में तुम्हारे बाल टांग देंगे तो फूट जाएगा, तुम्हें टांगेंगे तब तो फूटेगा। अब वहां से हम डिसाइड कर रहे हैं ना भाई, हमारी मर्जी। चलो देखो, फाइंड एम सच दैट सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। पर जब ये ऐसा वाला कुछ आएगा ना, तो थोड़ा दिमाग थोड़ा सा मतलब लगा लेना। अरे नीचे क्या लग रहा होगा बोलो? इतना तय। ऊपर क्या लग रहा होगा? अरे मान लो इसका लेंथ एल है, तो ऊपर, अरे फिल्म यहाँ है ना यार, मतलब लिक्विड, मतलब जो फ्लूइड है वो यहीं पे है ना, तो वो इस लेंथ को क्या कर रहा होगा? ऊपर की तरफ खींच खींच रहा होगा। कितने से? एसएल से। ये भी नहीं आ रहा समझ में? एसएल से खींचेगा ना। और नीचे क्या लग रहा है? एमजी, तो एमजी बराबर क्या हो जाएगा? एस। ठीक है। या बेटा, ये जो बन रहा होता है इसको ऐसे देखो। अच्छा, अरे यहाँ पे एक ठो नहीं, यहाँ पे दो ठो फिल्म बनत है, नहीं समझे? अरे वो ऐसा होता है ना मोटा सा, नहीं समझे? अरे ऐसे मोटा सा होता है ना, तो ऊपर भी तो सरफेस है और नीचे भी तो सरफेस है। जैसे देखो साइड व्यू में थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, नीचे वाला बनाता हूँ, ये कुछ ऐसा होगा। कुछ समझ पा रहे हो क्या? ये वाला जो ऐसे पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ऐसे कर, जो तुम इसको सामने से देख रहे हो, तो यहाँ पे ये दिख रहा है ऐसे, यहाँ ये दिख रहा है। देखो जब तुम फिल्म की बात कर रहे हो ना, तो जो तुम बुलबुला उड़ाने के लिए लिए हो उसकी विड्थ की भी बात करनी पड़ेगी, इसे हल्के में नहीं लेना है क्या हो गया? सर मार रही बैक यार, जब जब हम लोग फिल्म से वजन को टांग रहे हैं कि देखो, तो जब भी बच्चा आएगा सवाल कौन सा वाला बोलेगा, भैया बुलबुला बनाए इसे पकड़ के झोल के, समझ गए? तो समझ जाना उसमें कितने फिल्म होंगे, दोनों तरफ होंगे, ध्यान रखना, भावनाओं में ना बह जाना, फिर तुम लोग मजाक में। जैसे चश्मा भी है, तो इसका भी देखोगे तो भाई साहब ऐसे चौड़ाई है ना बाबा, तो हाँ, तो इसको भी बुलबुला में घुसाएंगे तो ऊपर वाले सरफेस में एक लेयर और नीचे वाले में दूसरा लेयर, समझ गए? तो बोलो भैया। अरे बात नहीं करो बच्चा। तो एक एसएल इधर वाले के लिए और एक एसएल पीछे वाले, पर ये कब तुम्हारे मन में विचार आना चाहिए? जहां बुलबुला बनाएगा बाल्टी में डाल के, समझ गए क्या? हल्के में ले रहा है सब। तो यहाँ क्या आ जाएगा बोलो? अरे क्या हो जाएगा? समझ गए क्या? क्या हो गया यश? अरे ये मूवेबल है, ये नीचे जा सकत है। ये क्या बुलबुला ऐसे ही बना है। हाँ ये, देखो बात नहीं करो यार प्लीज। लिखने दिया ना आज मैंने ईमानदारी से। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो, पर तुम्हें ये इतना बड़ा वाला चाहिए होगा बुलबुला बनाने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या किया ना, अरे इधर सुनो बे, तो ये फिल्म है ना बच्चों, हवा का नहीं, हवा में नहीं होगा, अरे वो लिक्विड वाला ही है। तो इस फिल्म में ऐसे करके, ऐसे ना धागा ऐसे करके रख दिया, ठीक है क्या? तो जब धागा रखोगे तो किसी भी पॉइंट, मान लो इस छोटे से डीएल पे अगर हम देखते, ध्यान से देखना बच्चा, इस छोटे से पार्ट अगर डीएल पे अगर अपन देखते, तो इधर अरे धागे के उस पार कोई और जनता, लिक्विड वही है, तो इधर वाला जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होंगे वो इस पे इधर फोर्स लगाएंगे ना, एस डी एल, नहीं समझे? तो इधर भी तो फिल अरे इधर भी तो है यार, पानी या जो मर्जी ले लो, तो इधर वाला भी इस पे कितना लगाएगा? एस डी एल लगाएगा ना दोनों तरफ से, तो धागे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा शेप है वैसे ही रहेगा। उसी तरह यहाँ किसी डीएल पे देखेंगे तो अंदर वाला भी क्या लगाएगा? एस डी एल, और बाहर वाले मॉलिक्यूल्स भी इधर क्या लगाएंगे, तो धागा ऐसे ही रहेगा। कुछ समझ पा रहे हो क्या?
तुम क्या करो, ऐसे फिल्म बनाओ, ठीक है, बड़ा सा वो लेके, बन गया फिल्म, और फिल्म के ऊपर ऐसे करके धागा रख दो टेढ़ा मेढ़ा करके, ठीक है, रख दिया। तो जैसा शेप अच्छा यहाँ भी देखोगे छोटे से डीएल पे, तो तुम बोलोगे सर इधर वाले मॉल के उसको इधर टान रहे होंगे एस डॉट डीएल से, तो इस धागे के उधर वाले भी तो क्या कर रहे होंगे, एस डॉट डीएल से खींच रहे होंगे। फिर क्या करो तुम, एक सुइया लो, सुइया समझते हो ना, सुई बे, एक सुई लो और ले जाके इसको फोड़ दो। किसको, धागे के बीच में जो है ना उसको, ऐसे जैसे ही फोड़ोगे ना वैसे ऐसे गोला बन जाएगा। क्यों सर, अब क्या होगा कि सिर्फ अब इधर ही, अरे इसको फोड़ दिया ना रे, इसको इधर ब्लैक था इसीलिए ब्लैक कर दिए, इसको जैसे ही फोड़ोगे तो जो 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 अभी अंदर से एस डी एल लगा रहे थे वो तो गायब हो गया ना, सिर्फ कौन सा बचेगा, अरे बाहर वाले। अब सारे बाहर वाले एस डी एल एस डी एल एस डी एल उसको क्या करेंगे, गोला बना देंगे, समझ गए क्या। अब तुम्हें सरफेस टेंशन का थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया, ठीक है ना। चलो सर सर हम फिल्म में हमने धागा नहीं रखा था, छेद किए तो पूरा ही अबे धागा रखोगे तब तो बाउंड्री बनेगा, ठीक है। हाँ बांध के रखो बे, गोला कैसे बनता हो, सीधा हो जाए तो, नहीं तो नहीं, फिल्म में ऐसे लिया, बड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप का, पानी में ऐसे 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 सर्फ वर्फ डाल के, मतलब फिल्म समझते हो ना, मूवी नहीं, फिल्म बन गया। अब उस फिल्म के ऊपर ऐसे करके धागा रख दिया टेढ़ा मेढ़ा करके, वो वैसे ही पड़ा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन धागे के अंदर तुम जैसे ऐसे पिंच करोगे ना, अरे यूट्यूब एनिमेटेड देख लेना ना यार, कैसे कर रहे हो सब, कोई ना कोई पक्का किया होगा, और नहीं तो तुम बना के डाल देना। चलो, अब बच्चा देखो सरफेस एनर्जी है ना, अरे कहे थे ना हो जाएगा। चलो सरफेस एनर्जी देखो, इसमें भी कोई बहुत कहानी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये कुर्सी दिख रहा है तुम्हें, इसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, बताओ सबसे ज्यादा किसके पास एनर्जी होगी तुम्हारे हिसाब से, अगर इसको बोटी बोटी में कर दिया जाए तो कौन सी बोटी के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, नीचे वाले के ऊपर वाले के पास, लॉजिक समझ में आता है क्या, होगा ना, जैसे पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, ठीक है, यहां वो नहीं है एमजीएच, हम बस ऐसे ही बता रहे हैं। क्या हुआ, अभी लिखोगे ना तुम लोग, नहीं। सब पैकिंग वैकिंग शुरू कर दिया देखो, आसान नहीं है, मतलब ज्यादा नहीं है इसमें हौच पौच, मतलब ठीक है। एडवांस के हिसाब से नहीं पढ़ा है लेकिन, देखो, नहीं, टॉपिक यही रहेगा, थोड़ी और गहराई में जाया जा सकता है, थोड़े अच्छे सवाल और किए जा सकते हैं, वो करेंगे आप लोग, हर टॉपिक के बाद 2-3 पेज छोड़ देना, वो कराएंगे हम 12th में टाइम मिलते ही। क्या चीज एक, नहीं तो फिर वो चैप्टर आगे पीछे हो जाएगा ना, उसी में पेजेस छोड़ दो ना, यही चैप्टर में तो बोला है मैंने, ठीक है, थोड़े बहुत पेजेस छोड़ देना और क्या। टॉपिक के बाद देखो, सरफेस एनर्जी क्या सीन है बच्चा, जैसे अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि हम अंदर में किसी मॉलिक्यूल या पार्टिकल को देखें, अंदर वाले किसी को भी, तो इसके बगल में और भी तो जमूरे होंगे ना बहुत सारे, कुछ समझ पा रहे हो क्या, और इस पार्टिकल को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सारे खींच रहे होंगे ऐसे करके, कुछ समझ पा रहे हो क्या, तो ये कहीं नहीं जाएगा, अंदर में है, बहुत सारे उसके अगल बगल पड़ोसी हैं, सब पकड़ के खींच रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अरे यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब सरफेस पे जाता है तो सरफेस टेंशन बन जा रहा है। तो यहां पे तो बच्चा इस सिचुएशन देखोगे तो नेट फोर्स इसका जीरो, कहीं भी अंदर बना लो। लेकिन अगर हम सरफेस के किसी मॉलिक्यूल को देखें तो यहां पे क्या दिखेगा, अरे इसका पड़ोसी ये भी होगा, इसका पड़ोसी ये भी होगा, 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 अरे बहुत सारे होंगे ना यार। तो जरा देखो तो ध्यान से, इस सारे के सारे इसको पकड़ के खींचत है का, पर ऊपर से खाली है, तो इसमें और इसमें डिफरेंसेस हैं, है ना बेटा, इस ये जो ऊपर में ये जो मॉलिक्यूल या पार्टिकल बैठा हुआ है, इसको ऊपर से तो खींचने वाला कोई नहीं है ना, पर नीचे से खींचने वाला है। तो अगर नीचे वाले मॉलिक्यूल्स अगर इसको खींच रहे हैं तो ये इसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है ना यार। अगर जो अंदर में कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है तो सर इधर वाले मान लो, इधर लोअर पार्ट वाले सारे इसको नीचे खींच रहे हैं, तो अपर पार्ट वाले तो ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो ये ओवरऑल यहीं बैठा रहेगा।
तुम्हें ये कॉमन सेंस वाली बातें नहीं समझ में आ रही है? आ रही है। लेकिन जो टॉप सरफेस पे बैठा हुआ है, यहां पे तो केवल अंदर में नीचे की तरफ ही है ना यार भाई साहब, सारे के सारे। तो सारे जब अभी इसको पकड़ के खींच रहे होंगे, तो ऊपर से रोकने वाला तो कोई नहीं है। तो इस पार्टिकल के पास प्रोबेबिलिटी है ना कि नीचे जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है ना? कॉमन सेंस से बोलो, जा सकता है कि नहीं यार? बिठा देंगे 4.5 तक। इसके बाद बचा नहीं है कुछ, खत्म हो गया सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी। अगली क्लास में थर्मो शुरू कर देंगे। क्या हो गया? तुम लोग को स्कूल में ये सब पढ़ा है क्या? राइज ऑफ कैपिलरी वगैरह, कैपिलरी राइज, कैपिलरी टाइप से कुछ पढ़ा है? पढ़ा है? अरे जैसे हम लोग जब किसी ग्लास में पानी डालते हैं और ग्लास के एंड को देखते, तो एंड में थोड़ा सा पानी उठा उठा सा दिखाई देता है, ध्यान दिए हो क्या? वो सब पढ़ा है? पढ़ा है? कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल, कई जगह पे ऐसे धसा, एक जगह से ऐसे उठा और एक जगह से ऐसे यही बचा है। अगली क्लास में इसको खत्म आज ही कर देते, देखो। तो बच्चा अब बताओ, बच्चा देखो। हम्म, तो जो ऊपर वाले यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं भाई साहब, इनके पास प्रोबेबिलिटी है ना नीचे जाने की? क्यों जाने की? लॉजिक थोड़ा समझ पा रहे हो ना? क्योंकि नीचे वाले पकड़ के खींच रहे हैं। तो मैंने कहा मान लो बच्चा, ये वाला जो पार्टिकल है, ये यहां से आ गया नीचे इस पॉइंट पर। ठीक है, आ सकता है ऐसा? नहीं आ सकता? आ सकता है ना भाई? पक्का? लेकिन अब पानी के अंदर हम छेद तो कर नहीं सकते हैं। अरे ऐसे निकालोगे तो अब अगर ये मॉलिक्यूल यहां से ऐसे गया, तो ये वाला जगह वैकेंट हो जाएगा ना। तो उस साइकिल से जब पानी में पार होते हैं, तो फिर पानी अपनी जगह नहीं आ जाता है क्या? अरे उसको काटते हैं तो फिर वापस जुड़ जाता है ना भाई। तो अब इसके नीचे जो पार्टिकल होगा भाई साहब, वो जाके इस वैकेंट स्पेस को तो ऑक्यूपाई करेगा ना फॉर द स्टेबिलिटी, ये भी तो है। तो जब ये नीचे देखो, पहले ये नीचे ऐसे आया, अब ये वाला पार्टिकल फिर इस जगह को जाके भरने के लिए फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब ये बच्चा ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लड़ना पड़ेगा ना? नहीं लड़ना पड़ेगा? अच्छा लड़ना पड़ेगा। तो लड़ना पड़ेगा मतलब लड़ते जुड़ते बेचारा कुछ डिस्प्लेसमेंट करते हुए फिर वापस वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो मतलब जो भी ऊपर में प्रेजेंट है वो सारे लड़के गए होंगे। अगर सारे लड़के गए होंगे तो क्या सबके पास एनर्जी होगी कि नहीं होगी? होगी। कुछ समझे क्या? तो हम क्या इसी को डिफाइन करते हैं हम लोग सरफेस एनर्जी। कुछ ये थोड़ा हाइपोथेटिकल लगता है, पर फिजिक्स से रिलेट करने पे समझ में आता है कि हाँ सर ये तो पॉसिबिलिटी है। नहीं तो फिर सरफेस टेंशन ही ना पढ़ो। अगर तुम सरफेस टेंशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वहां से ये बात को भी, सरफेस टेंशन में हम पढ़ ही क्या रहे थे? यही ना बच्चा। तो अगर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, तो नीचे वाले सारे तो खींच ही रहे होंगे उसको। अब ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं देगा, अच्छा ये चला गया, अच्छा ये है, हमें तो स्थिर ही दिखेगा कि जिस रेट से जा रहा होगा नीचे, उसी रेट से ऊपर जा रहा होगा। अब ऊपर हम नहीं लेके जा रहे, इसका इंटरनल जो भी मसला होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये ऊपर गया तो है ना। अब मैं अगर ऊपर गया तो पक्का लड़के ही गया। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि एक एम मास के ब्लॉक को मैं हाइट एच पे लेकर गया, तो उसके अंदर ही एनर्जी स्टोर हो गई ना एमजीएच के फॉर्म में। एक स्प्रिंग को मैंने ऐसे पकड़ के दबा दिया, तो दिखाई नहीं देता, पर पता है ना 1/2 के एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हो? होती है ना स्टोर भाई। समझ गए क्या? तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे उनके पास एनर्जी होगी। उसी एनर्जी को किस नाम से जान रहे हैं? सरफेस एनर्जी। ठीक है। अभी क्लास है ना आप लोग की मैथ्स की? 4 बजे से ना? ठीक। तो बच्चा क्या चीज? हाँ जी। तो अब देखो, ये थोड़ी बात समझ में आ गई होगी, है ना? जैसे मान लो बच्चा एक फिल्म है ना? और इस फिल्म का लेंथ है एल। ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि मान लो इस पे मैंने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया,
तो मेरे एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से ये मूवेबल है ना, ये मूवेबल है ऐसे करके। तो मेरा जो वर्क होगा एक्सटर्नल फोर्स का, वो वर्क किस पे हो रहा है, फिल्म में हो रहा है ना। तो उसके पास कुछ एनर्जी तो स्टोर होगी ना। और फोर्स का अच्छा, तो यहाँ पे मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना सरफेस टेंशन वाला फोर्स। अरे बेटा यहाँ पे, इस पे, इस तरफ लग कौन रहा होगा, तो तुम बोलोगे सर इस तरफ तो सरफेस टेंशन वाला फोर्स ही लग रहा होगा। और ये फिर से फिल्म की कहानी है। तो कितने सरफेस टेंशन वाले फोर्स लग रहे होंगे, दो। मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 2SL लग रहा होगा। और जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे वो भी आपको करीब करीब कितना ही लगाना है, 2SL ही लगाना है। और एक्सेलरेट करा के नहीं लेके लेके जाना है, वेरी स्लोली लेके जाना है, बहुत आराम से। उसको एक्सेलरेट नहीं कराना है, ठीक है। तो हाँ, तो ये F एक्सटर्नल फोर्स मैंने कह दिया बच्चा, आपको कितना लगाना पड़ेगा, कुछ टू, ये समझ गया ना, टू, जब भी फिल्म वाली बात होगी तो 2SL ही रहेगा। SL एक, जब भी, समझ गया ना, तो कंफ्यूज ना रहना, 2SL ही रहेगा। तो अब मुझे बताओ कि मान लो बच्चा आप इसको यहां तीर के लेके चले गए है ना। तो ये मान लो कुछ x लेंथ तक आपने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक। तो क्या यहाँ पे वर्क हुआ है कुछ, अरे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हुआ है ना भाई। तो एक्सटर्नल फोर्स ने कितना काम करा, तो तुम कहोगे सर 2SL × x, ऐसा ही होगा, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ, S × 2 × L × x, बेटा ये कौन है, आप इसको पहचान पा रहे हो, L × x क्या है, एरिया है, ऊपर नीचे वाला। अगर 2LX कर रहे हो तो एरिया ही तो आ रहा है। तो मतलब आप एरिया में कितना चेंज कर दोगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्या क्या था, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, याद आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया यश। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल, डेल्टा क्यों लिख रहा हूं मैं, हाँ बोलो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और इसको स्लोली इसलिए रखना है ताकि वेलोसिटी क्या रहे, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, या बहुत स्लो ले रहा हो तो ऑलमोस्ट जीरो बोलो, या कांस्टेंट नहीं बोलोगे बेटा, अगर बहुत धीरे लेके जा रहे हो तो आप जीरो कंसिडर करोगे, ठीक है। ये जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाएंगे तो वहां पे भी और अच्छे से समझा देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी शुरुआत वाला भी जीरो और बाद वाला भी जीरो। तो चेंज इन बच्चा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देख रहे हो ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, S × Δ A, जितना एरिया में चेंज आएगा। हाँ, ए का यहाँ पे फॉर्मूला आएगा 2 × L, दिमाग में रखना। तो बाकी हम क्या कहते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू S.Δ A, दिस इज व्हाट, सरफेस एनर्जी। आई थिंक आ गया होगा समझ में, ज्यादा हौच पौच नहीं था, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एक क्लास और लेना, लेकिन अच्छा खिंचा गया है ना। लिखते तुम लोग तो नहीं खींच पाता मैं, क्या चीज बोल रहे